लेकिन इस एविडेंस के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कहता है तो तुम क्या चाहते हो? किम ह्यूंग-सुंग कहता है आज यहाँ पर जो फाइट हुई है वो फाइट हुई है जेनिल हाई स्कूल के आपस के बीच में ही। यहाँ पर कोई भी चोनिल हाई स्कूल का नहीं था और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इसके बारे में बताया तो ये मामला सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन से खत्म नहीं होगा, वो खत्म होगा एक्सपल्शन से। किम ह्यूंग-सुंग उस बंदे का मुंह पकड़कर ऊपर उठाने लगा। वो कहता है जवाब दे मुझे लगता है कि अभी भी तेरा दिमाग सेट नहीं हुआ है। तुझे ऐसा देखकर कि तू जवाब नहीं दे रहा है। मैंने कहा जवाब दे। और अपने हाथ से किम ह्यूंग-सुंग उस बंदे के दांतों को पकड़कर तोड़ देता है और उसका भाई और बाकी लोग ये देखकर घबरा गए। उसका भाई जिसके दांत टूटे वो जोर जोर से चिल्ला रहा था जैसे कि उसकी मौत आ गई हो। दांत टूटने के बाद वो अपने मुंह को पकड़कर खून को रोकने लगा। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो डर के मारे कांप रहा था। वो अभी भी जमीन पर पड़ा है और किम ह्यूंग-सुंग उसके ऊपर। किम ह्यूंग-सुंग कहता है ओए तूने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया है जवाब देने के लिए। अगले दिन डेन स्कूल में जाता है और वहाँ पर एक बंदा उसे धक्का मार देता है। उस बंदे को गुस्सा आता और कहता है साले पीस ऑफ, लेकिन इससे पहले और कुछ कह पाता उसके दिमाग में किम ह्यूंग-सुंग आ गया कि डेन के पीछे किम ह्यूंग-सुंग है। डेन कहने लगा सॉरी, लेकिन वो बंदा कहता नहीं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, हम जाते हैं हम। और वो दोनों वहाँ से भागकर चले गए। डेन सोचने लगा क्या होजिन के मिनियंस मुझसे माफी मांग रहे हैं। डेन को लगने लगा कि पूरी दुनिया बदल गई है। डेन अपने मन में कहता है हाँ स्कूल पहले ऐसा ही पीसफुल हुआ करता था और अब बारी आ गई है मुझे अपना वादा निभाने की। सीन कट होता है। कोई कहता है क्या ये सच्ची में? यहाँ पर तो टेस्टिमोनियल्स भी हैं। दूसरा कहता है मुझे खुद लगा था कि ये सब कुछ बुलशिट है, लेकिन मैंने अपने एक दोस्त से पूछा जो जेल हाई स्कूल में पढ़ता है और उसने कहा कि ये सब कुछ सच है। वहाँ पर एक पोस्ट था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं हूँ सेकंड ईयर का स्टूडेंट जो जेल हाई स्कूल में पढ़ता है। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी थी इस पेज पे जिसमें लिखा था कि वो लोग स्कूल बुलिस को विक्टिम के लिए पनिश करेंगे और मैं भी चाहता था कि उन बास्टर्ड्स को मैं नर्क दिखाऊं जिन लोगों ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करा। और बस ऐसा करने के लिए मुझे बस एक ही ईमेल लगा, तुम भी एक ईमेल करो और इसके बाद तुम्हारी इमेजिनेशन बन जाएगी रियलिटी। वहीं दूसरे बच्चे कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे साथ भी होगा, है ना? दूसरा कहता है बुलशिट करना बंद कर, हमारा आखिरकार जेल हाई स्कूल से क्या नाता है, कुछ भी नहीं हमारा उनसे लेना देना। तीसरा कहता है तुम लोग डरना बंद करो डम फक्स, अगर कोई साला बहन का टका मेरे सामने आ भी गया तो मैं इसका मार मार कर भरता बना दूंगा। तब इसके पीछे किम ह्यूंग-सुंग आ गया और वो कहता है मो योंग हो। वो कहता है कौन है साले, तूने मुझे डरा दिया है, कौन तू मुझे जानता है? किम ह्यूंग-सुंग कहता है अच्छी तरीके से, तुम्हें मालूम है मेरे इन्फॉर्मेंट ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम बहुत ज्यादा वायलेंस करते हो, बुली, हरासमेंट, यहाँ तक कि चोरी भी करवाते हो जबरदस्ती। तुम तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो, है ना? वो गुस्से में किम ह्यूंग-सुंग को देख रहा था और एकदम से वो वहाँ से भागने लगा। वो जाते जाते कहने लगा तो तू क्या कर लेगा साले बास्टर्ड। वो और उसके साथी वहाँ से भाग गए। किम ह्यूंग-सुंग कहता है तुमने बिल्कुल एक ट्रू पीस ऑफ शिट की तरह कहा। और थोड़ी देर बाद पीटने और कुटने की आवाज आने के बाद वो तीनों अपने घुटनों पर हाथ खड़े कर बैठे हुए थे और वहीं किम ह्यूंग-सुंग का जो सबऑर्डिनेट था वो कहने लगा अपने हाथ सही से खड़े करो। और वो फोटो लेकर उनकी जो पनिशमेंट का प्रूफ था वो अपलोड कर देता है। और ऐसे करके डेयुन की सोशल मीडिया पे जो पोस्ट थी पूरी तरह से वायरल हो गई। सीयू भी कहता है मैंने भी यंग जो को संभाल लिया। यहाँ पर क्या देख रहा है, दर्द हो रहा है तुझे तो मजा आ रहा था जब तू औरों से पैसे ले रहा था और उनसे सिगरेट खरीदता, उन लोगों को तू मारता फेंकता, है ना? जब तुझे मजा नहीं आया। लेकिन अब से लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगी तुम जैसे एसोल्स के लिए, और ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। डेसन आईसीटी हाई स्कूल। वहाँ पर कोई कहता है हेमिन आखिरकार तुम किम ह्यूंग-सुंग का क्या करने वाले हो? वो चोइन हाई स्कूल वाला, जिस तरीके से वो एक्टिंग कर रहा है ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ भी पंगा लेने वाला है। ये है डेसन आईसीटी हाई स्कूल का हेमिन, ये अपने 3rd ईयर में है। हेमिन कहता है मेरा मतलब उस बंदे ने शिन योंगमिन को टेक डाउन कर रखा है, लेकिन उसे अपनी औकात में रहना चाहिए। आखिरकार वो सब जगह हंगामा क्यों कर रहा है? क्या वो पूरे के पूरे डेसन पर कब्जा करना चाहता है? होंगरिल को फोन लगा, उसे कहे कि वो तुरंत मेरे पास आकर मुझसे मिले। हम लोग अभी भी दोस्त हैं और इसीलिए हम अभी भी इसके बारे में चुप नहीं रह सकते। बाद में कोई कहता है उसे रिक्वेस्ट मिल रही है सोशल मीडिया से और वो विक्टिम्स का इस्तेमाल कर रहा है एक बहाना बनाकर हम पर हमला करने के लिए। हेमिन कहता है जब मैंने तुझे मारा था कम से कम मैंने तेरे दांत तो नहीं तोड़े। ओ माय डियर होंगरियल, तुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा यार। तुझे क्या लगता है कि वो फियरलेस बास्टर्ड मेरे लिए भी आने वाला है? वो कांपते हुए कहता है
उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके पीछे जा रहा है। हेमिन कहता है सच्ची में? तो मुझे लगता है कि मुझे उससे पहले को मेरे पास पहुंचे मुझे ही स्ट्राइक कर देनी चाहिए। हे मेरे लिए काम करो। वो कहता है काम? हेमिन कहता है टीचर को जाकर बताओ कि उसने तेरे दांत तोड़कर बाहर निकाल लिए। जाकर सभी को बता कि उसने तुझे मारा और लॉ के अकॉर्डिंग वो बंदा एक क्रीम। उसकी बात बीच में से ये बंदा टाल देता है। उसके चेहरे से कई सारी पसीने की बूंद टपकने लगी और वो कहने लगा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो तुम नहीं जानते लेकिन वो इससे पहले और कुछ कह पाता हेमिन अपने हाथों से इस बंदे के मुंह को पकड़कर उसे चुप कर देता है। हेमिन कहता है लगता है तुझे अभी भी समझ नहीं आया है। इतना सारा मार खाने के बाद भी तो तू उस बास्टर्ड से डरता है और मुझसे नहीं। अगर तुझसे नहीं होगा तो तेरी जगह सबको मैं बताऊंगा। और वहां पर जोर जोर से मार खाने की आवाज आने लगी। हेमिन कहने लगा मैं तेरे लिए इतना तो कर सकता हूँ है ना यू लिटिल शिट। सीन कट होता है। कोई कहता है ये देखो हमें एक रिपोर्ट मिली है कि तुमने चोनिल हाई स्कूल से एक स्टूडेंट को किसी और को पीटने के लिए कहा सोशल मीडिया से। ये टीचर था जिसके सामने बैठा था डेयुन। टीचर कहता है किम ह्योंग सुंग वो भी डेफिनेटली पनिश किया जाएगा। तब भी होंगर्यूल और उसके भाई होंगजी ने तुम्हें बुली करा लेकिन एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्कूल से किसी और को इतनी बुरी तरीके से नहीं मार सकता। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गैंगस्टर मूवी चल रही है जेल स्कूल के अंदर। डेयुन क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं कहना? डेयुन कहने लगा सर आई एम सॉरी लेकिन ह्योंग सुंग का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। टीचर कहता है क्या ये पोस्ट तुमने खुद लिखी है? डेयुन कहता है तो क्या ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है? 4 साल इतनी बुरी तरीके से बुली होने के बाद भी किसी ने मेरी मदद नहीं करी और फाइनली जब मुझे अपना बदला मिला वो भी बस एक बार क्योंकि किसी ने मेरी मदद करी। टीचर गुस्से में आ जाता और कहता है साले रास्कल तो तू कह रहा है कि तूने कुछ भी गलत नहीं करा। डेयुन कहता है कम ऑन अब मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैंने वो लिखा है। मैंने कहा तो क्या हुआ अगर वो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है और किसी भी तरीके से ह्योंग सुंग का इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है और इस इंसिडेंट के बारे में जितना भी सच तुम्हें जानने की जरूरत है वो बस इतना ही है। वो टीचर भी डेयुन के कॉन्फिडेंस को देखकर शौक था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार अब वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ कोई कहता है तुमने हमको यहाँ पर क्यों बुलाया है? ये पक्का है किम ह्योंग सुंग की वजह से है जो चोनिल हाई स्कूल से है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी बको। हेमिन कहता है वो लिटिल शिट किम ह्योंग सुंग हर एक स्कूल में अपना ही एक सिस्टम कंट्रोल करने लग गया है। एक सिस्टम जिसके अंदर कोई भी स्कूल वायलेंस करता है उसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। और मैंने जेल हाई स्कूल में कुछ करने की कोशिश करी लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और तुम लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार ये सिचुएशन कैसी आ गई है? किम ह्योंग सुंग पूरे के पूरे डेसन पर कब्जा करने वाला है उन बुलिंग के विक्टिम्स का इस्तेमाल करके कि वो उनकी मदद कर रहा है। लेकिन उसे छोड़ो साफ साफ दिख रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं बस ऐसे खड़े खड़े उस लिटिल पीस ऑफ शिट को डेसन पर टेक ओवर नहीं करने दे सकता। और उससे ज्यादा हम उस रास्कल को इतने सालों से जो हम मजे कर रहे हैं उसे भी ले जाने नहीं देंगे। दूसरा बंदा कहता है तुम्हारे पास कोई प्लान है? हेमिन कहता है ऑफ कोर्स एक बहुत ही ज्यादा रियली इंटरेस्टिंग प्लान किम ह्योंग सुंग के लिए जो उसको अच्छी तरीके से बचा के रख देगा। सीन कट हो गया। कोई कहता है होजुन तुम्हें क्या लगता है आखिरकार क्या अनफेयर है? वो दूसरा बंदा कहने लगा आई एम रियली सॉरी। वो कहता है ये कहना बहुत आसान है साले तेरी पोस्ट ने मुझे एक स्कमबैग बना दिया। अब सच्ची सच्ची बता वो तू ही तो था जिसने फर्स्ट ईयर में अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करी और सबसे पहला मुक्का मारा। साले तूने जो किया तू उसी का तो प्राइस चुका रहा है। और तेरा ये रोने वाला फेस कितना ज्यादा अनोइंग है यू पीस ऑफ शिट। ये ले ये सब कुछ इसलिए जितना भी तूने मुझे स्ट्रेस दिया है और तुझे इसका रिस्पॉन्सिबल तो होना ही होगा। वो उसे एक मुक्का मारने लगा। उसके पास एक मुक्का बढ़ रहा था तभी किसी की आवाज आती है लेम होजुन है ना? और तुम्हारे साइड में जो स्कमबैग खड़ा है वो पक्का ही यो जुंगून होगा। वो बंदा जो अभी मार खा रहा था वो आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। वो कहता किम ह्योंग सुंग मुझे माफ कर देना। किम ह्योंग सुंग कहता है किस लिए? वो कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को मार देंगे अगर मैं उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चला। होजुन उस बंदे को जोरदार मुक्का मार डालता और कहता है साले चुप हो जा। वहाँ पर और कई सारे लोग आने लगे। हेमिन कहता है तो ये सच्ची में काम कर गया। नाइस टू मीट यू फकिंग पीस ऑफ शिट। मैं हूँ जंग हेमिन। तू ऐसे जंगली तरीके से डेसन पर कब्जा करने के लिए कब से भाग रहा है? तुझे क्या लगा कि हम तेरा स्वागत करेंगे? ये तो तेरे लिए एक ट्रैप है। तू तो खुशी के मारे उछल रहा होगा है ना? किम ह्योंग सुंग
ह्योंगसुंग कहता है तुम लोग कम से कम सो हो गए। मुझे लगता है स्कमबैग्स के पास कुछ ज्यादा ही भर भर के टाइम वेस्ट करने के लिए है। वो लोग कहने लगे साला इस देखो इसको अपनी मौत को बुलावा दे रहा है, कैसे भौंक रहा है। किम ह्योंगसुंग कहता है क्या तुम लोग एक फनी स्टोरी सुनना चाहते हो? हेमिन कहने लगा क्या? किम ह्योंगसुंग कहता है वो सोशल मीडिया पेज फ्रॉम अस टुडे सिन, उसका एडमिन कौन है तुम्हें क्या लगता है? वो और कोई नहीं बल्कि जो जेजिन है। क्योंकि वो एडमिन है तो वो देख सकता है कि आखिरकार किसने वो पोस्ट लिखा और किसने कमेंट करा, और ताकि वो किम ह्योंगसुंग की तरफ अपनी फेवरेलिटी बढ़ा सके। जोजिन ने किम ह्योंगसुंग के प्लान में अपना 100% काम किया। किम ह्योंगसुंग कहता है मैं उस सोशल मीडिया पेज के एडमिन के पास कुछ ज्यादा ही क्लोज हूँ और इसलिए मुझे मालूम है कि वो कौन साले हैं जो अनोमनियस रहकर कमेंट कर रहे हैं। हेमिन कहता है तो क्या? किम ह्योंगसुंग कहता है और वो एसोल्स भी जिन्होंने लिखा कि वो लिम हाजुन की मदद करना चाहते हैं और वो सारे स्कमबैग्स अलग नहीं है तुमसे। युन जोंग युन वो लोग कहने लगे चोनिल हाई स्कूल। वहाँ पर किम सुंग के कई सारे साथी आ गए और ये होंग्र्यूल, ली गिचियोल, यंग जोक, आखिरकार वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं? किम ह्योंगसुंग कहता है लिम हाजुन तुम्हें पछतावा हो रहा होगा क्योंकि तुम अपनी दोस्त की मदद करने के लिए योजुंग ऊपर हमला करा है ना, क्योंकि उस दिन के बाद तुम उसके प्ले टॉय बन गए। लेकिन तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ मालूम है क्योंकि वो मैं नहीं जो ट्रैप में गिरा हूँ बल्कि तुम सभी लोग। सीन पास्ट में गया। किम ह्योंगसुंग कहता है होंग्र्यूल तुम तो शिंग योंगमिन को जानते होगे और वो बाकी जो पास्ट में स्कमबैग्स थे चोनिल हाई स्कूल के, है ना? तुम्हें क्या लगता है आखिरकार उनको जेल में किसने भेजा और मुझे तेरा क्या करना चाहिए? तू भी उनसे अलग नहीं है। होंग्र्यूल कहने लगा आई एम सॉरी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज ह्योंगसुंग मैं तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगा, बस मुझे ग्रेजुएट होने दो प्लीज ह्योंगसुंग। किम ह्योंगसुंग अपने मन में कहता है नहीं, तुम्हें भी सेम प्राइस पे करना होगा, लेकिन अभी मेरे पास एक काम है जो तुम कर सकते हो। तो किम ह्योंगसुंग कहता है तो ध्यान सुन जो भी मैं कहने वाला हूँ। कल से सभी को इकट्ठा कर जितने भी तू कर सकता है जेल हाई स्कूल से, और उनको कहो कि वो स्टैंड बाय मोड पर खड़े रहे ताकि वो लोग भाग कर आ सके जब मैं उनको बुलाऊं। हेमिन कहने लगा क्या तुम लोग 20 हो बस? आखिरकार इतने ज्यादा लोग लाकर क्या करने वाले हो? और तो और आधे से ज्यादा तो लोग वो है जिनको किम ह्योंगसुंग ने मार मार कर उनकी हालत खराब कर दी थी। ये बास्टर्ड्स कुछ इज्जत नहीं है इनके पास। और तुम होंग्र्यूल साले तू पागल हो गया है क्या? तुझे मालूम नहीं आखिरकार तू कौन सी सिचुएशन के अंदर है? क्या तुझे अभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ आखिरकार अगर एक बार टेसन पर किम ह्योंगसुंग कब्जा कर लेगा तो क्या होगा? टेसन उसके हाथ में आ जाएगा तो साला इडियट। होंग्र्यूल कहता है तो साले उसका मेरे साथ क्या लेने देना यू पीस ऑफ शिट। हेमिन कहता है क्या? होंग्र्यूल कहता है साले तो उंगली करने वाला होता कौन है अगर डेसन किसी और के हाथ में जाने वाला है? हेमिन कहने लगा क्या तू पागल हो गया है? इतनी मार खाने के बाद उसका कुत्ता बन गया? होंग्र्यूल चिल्लाकर कहता है पागल तो तू है एसोल, तुझे लगता है कि तू डेसन का टॉप डॉग है तो आखिरकार तू होता कौन है जो मुझे कहे मैं आऊं या ना आऊं, यहाँ जाऊं या जाऊं? हेमिन कहता है तुझे पक्का यकीन है कि तू इसे हैंडल कर सकता है? होंग्र्यूल कहता है हैंडल बुलशिट, अगर हम में से कोई डेसन को लेने वाला है तो वो होगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन मुझे शक है कि तुम तो किम ह्योंगसुंग को हरा भी नहीं सकते। अगर तुझे डेसन के बारे में इतनी ही चिंता हो रही है तो किम ह्योंगसुंग के साथ 1-on फाइट कर अभी क्या भी। अगर तू जीत गया तो उसके बाद मैं हैंडल करूंगा जो भी तेरे पास कुछ बचा कुचा होगा। हेमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ये होंग्र्यूल का उकसाना पहले से ही प्लान किया गया था। किम ह्योंगसुंग अपने हाथ को भींचते हुए कहने लगा तो तू क्या करने वाला है? अगर तू करने वाला है तो आज आगे। ये सब कुछ पहले से प्लान था। अगर हेमिन 1-on फाइट किम ह्योंगसुंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता तो किम ह्योंगसुंग उसका मार मार कर हालत खराब कर देता, सभी के सामने उसका कचूमर बना देता। और अगर वो मना कर देता तो किम ह्योंगसुंग के पास उसके लिए भी एक और प्लान था। हेमिन अपने मन में कहने लगा अगर वो शिन योंगमिन को हरा सकता है तो डेफिनेटली फाइट कर सकता है, लेकिन वो लोग सिर्फ 20 हैं और हम 100, तो आखिरकार मुझे किस बारे में चिंता करने की जरूरत है? किम ह्योंगसुंग कहता है तो सच्ची में बहुत सोचता है तो सोचता रहे। और इतनी ही सेकंड में किम ह्योंगसुंग उसके पास से निकल गया और उसके पीछे लोगों को मारने लगा। किम ह्योंगसुंग कहता है तू सोचता रहे और इतने में मैं आगे जाकर इसे शुरू भी कर देता हूँ। किम ह्योंगसुंग एक एक करके कई सारे लोगों को नॉक डाउन कर देता है और हेमिन अपने मन में कहने लगा ये पागल है क्या? ये सच्ची में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम फाइट कर लें, लेकिन आखिरकार वो लोग वहाँ पर चुपचाप क्यों खड़े हैं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या यह बास्टर्ड कहना चाहता है कि ये अकेले ही हम सबके साथ फाइट करने वाला है? कचूमर बना दो साले का। सारे के सारे किम ह्योंगसुंग पर हमला कर देते हैं। सीन पास्ट में जाता है। किम ह्योंगसुंग कहता है ये तो ऑब्वियस बात है
कि मैं अकेले उन सो को नहीं हरा सकता, लेकिन उन्हें भी तो मालूम होना चाहिए आखिरकार उनके साथ क्या होने वाला है अगर वो साथ नहीं देंगे। मुझे ये साफ साफ उनको आज ही बता देना है। मेरे अगेंस्ट जाना यानी किम ह्यूंगसुंग का मुक्का खाने के बाद एक बंदा जोर से चिल्लाने लगा, उसकी नाक टूट गई थी। किम ह्यूंगसुंग लगातार हर एक बंदे के मुंह पर मुक्के पे मुक्के मारा जा रहा था। वो अपने मन में कहता है, और गैंग नाम वो तो डेफिनेटली एक अलग लेवल पर होने वाली है। डेसन से भी वहां पर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं और कई सारे स्ट्रॉन्गर लोग हैं, चोई टाइचुन से भी ज्यादा। तो उसके लिए मुझे रेडी होना होगा ताकि मैं कितनी भी खतरनाक और डेंजर सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। किम ह्यूंगसुंग को एक बंदा मुंह पर मुक्का मार डालता है और पलट में किम ह्यूंगसुंग अपने नी को उस बंदे के मुंह में गाड़ देता है। किम ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है, और इसलिए जब तक मैं मदद न मांगू सामने मत आना, क्योंकि अगर इस जैसी कोई चीज भी मुझे अपने घुटनों पर लाने के लिए काफी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं अपना रिवेंज ले सकूं सक्सेसफुली। शिवू किम ह्यूंगसुंग को देख रहा था। साइड में खड़ा बंदा कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो अकेले संभाल सकता है? क्या मैं और लोगों को बुलाऊं? शिवू कहता है, ह्यूंगसुंग ने कहा है हमें रुकने के लिए, तो क्यों ना उस पर ट्रस्ट किया जाए। तभी हाजुन जोर से चिल्लाकर कहता है, आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो? एक बंदे को नहीं हरा पा रहा है, सभी के सभी एक टाइम पर हमला कर दो। कई सारे लोग एक साथ किम ह्यूंगसुंग की तरफ बढ़ने लगे। कोई इसके टांग पर मारता, कोई पेट में, कोई सर पे। पलटवार में किम ह्यूंगसुंग भी उनको मारने लगा। हेमिन वहां पर खड़ा था और अपने मन में कहने लगा, ये क्रेजी बास्टर्ड। किम ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है, दैट्स राइट, बस यही रास्ता है इसे जाने का, चाहे इससे मैं मर भी जाऊं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है जब तक मैं अपने साइंसेस पर हूं, मैं गिर जाऊं। हेमिन को पसीने आने लगे। किम ह्यूंगसुंग को ऐसे फाइट करते हुए देखकर वो डरने लगा। वो कहने लगा, ये बास्टर्ड तो पूरी तरीके से पागल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं इस बंदे के अगेंस्ट नहीं जी सकता। अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं भी शिन योंगमी की तरह मेरा हाल हो जाएगा। हेजुन कहता है, हेमिन साले तू कहाँ जा रहा है? वो और लोग भी हेमिन को देखकर वहाँ से भागने लगे। एक कहता है, उस साले उसने हमें यहाँ पर बुलाया और खुद भाग रहा भी। हेजुन कहता है, वो बास्टर्ड अपने आप को इंसान कहता है। किम ह्यूंगसुंग उनके पास आता और कहता है, ओए तुम लोग कहाँ देख रहे हो? अगर तुमने कुछ शुरू करा है तो तुम्हें वो फिनिश भी करना होगा। हेजुन कहता है, साले सन ऑफ अ बिच, तुम सभी लोग रास्ते से हट जाओ, इसको तो मैं हराऊंगा। हेजुन किम ह्यूंगसुंग की तरफ भागने लगा। वो कूदकर किम ह्यूंगसुंग को मुक्का मारने लगा। उसके मुक्के को किम ह्यूंगसुंग आसानी से डोज कर लेता है। वो एक और मुक्का मारता है और किम ह्यूंगसुंग एक और डोज करता है, लेकिन किम ह्यूंगसुंग अब की बार उसे मौका नहीं देता और उसे उसके पैर को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। ह्यूंगसुंग कहता है, तू यू जोंगयुन है ना? और दे मुक्के उसे मारने लगा। मार मार के उसका मुंह पूरा खून में लाल कर दिया। वहां पर जो और लोग थे ऐसा देखने के बाद उसे पागल कहने लगे। कोई कहता है, इसको इससे ऊपर उठाओ नहीं तो यह मर जाएगा। इतनी बुरी तरीके से किम ह्यूंगसुंग उसको मार रहा था। ये देखने के बाद कईयों के मुंह से उल्टी आने लगी और कई तो उसके पास जाने से भी डरने लगे। और जब सब जगह खून फैल गया तभी कोई कहता है, रुको। किम ह्यूंगसुंग भी इतना मारने के बाद थक चुका था। वो रुक गया और जिसने कहा रुको वो और कोई नहीं बल्कि हेजुन था जो मार खा रहा था। वो कहता है, रुको, हम हार गए। शिवू और उसके लोग खुश हो गए। एक कहने लगा, तुम लोगों ने सुना, गेम खत्म हो गया, सालो पीस ऑफ शिट, सालो किम ह्यूंगसुंग से दूर हो जाओ। किम ह्यूंगसुंग कहता है, अगर ऐसी बात है तो अब से डेसन के हर एक स्कूल चोनिन हाई स्कूल के ऑर्डर को फॉलो करेगा। अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि आओ तुम आओगे, अगर मैं तुमको कहूंगा तुम जाओ तुम जाओगे। क्या किसी को इससे तकलीफ है कोई? 2 हफ्ते के बाद आईसीटी हाई स्कूल में कोई कहता है, वो हेमिन यहाँ पर है, मैंने इसको कुछ दिनों से देखा नहीं। दूसरा बंदा कहता है, अरे तुझे नहीं मालूम, मैंने सुना कि वो चोनिन हाई स्कूल के साथ जब फाइट हो रही थी तो ये चुपके से वहाँ से भाग गया फाइट के बीच में से। हेमिन अपने मन में कहता है, आखिरकार मैंने ऐसा क्यों करा? नहीं, अगर मैं उस पागल को वहाँ पर मार के हरा भी देता, लेकिन तब भी क्या कोई बता सकता आखिरकार वो पागल क्या करता? बदला लेने के लिए तुम्हें उस जैसे पागल के साथ कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी वो चिल्लाकर कहता है, ओए बास्टर्ड्स, बस बहुत हुआ और यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम लोग एक और बार मेरे सामने कुछ कहोगे, तभी कोई कहता है, तो यहाँ पर हो तुम जंग। हेमिन के पसीने छूटने लगे और वो डर गया। वो कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है, पिछली बार तुम भाग गए थे इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाया तुम्हें। तुम मुन ब्यूंगसुंग को जानते हो है ना? उसने मुझे एक ईमेल भेजा। हेमिन अपने मन में कहने लगा, ये तो वही टारगेट है जिसके लिए गोल्डन सर्कल वालों ने मुझे हायर करा था। आखिरकार इसको कैसे पता चला? मुझे इस एसल को चुप करना होगा। वो हेमिन किम ह्यूंगसुंग पर हमला कर देता और कहता है, साले तो तू क्या कर लेगा? क्या करेगा? तुझे क्या लगता है कि तू किसे डरा रहा है? वो किम ह्यूंगसुंग पर
पर हमला कर देता है, लेकिन वापस अपना पिचका मुंह लेकर आता है। और जब उसे होश आता है, कोई कहता है तुम जाग गए। हेमिन की आंखें कहीं और खुली। हेमिन कहता है मिस्टर प्रिंसिपल, ये डेसन आईसीटी हाई स्कूल का प्रिंसिपल है। हेमिन कहने लगा ये सब कुछ किम ह्यूंग सुंग ने करा। आखिरकार कोई किसी और के स्कूल में जाकर इतना सारा हंगामा कैसे कर सकता है, और हम इस बात को ऐसे थोड़ी जाने दे सकते हैं। स्कूल को उसको कुछ करना ही होगा ताकि वो डिसिप्लिन में आ सके। प्रिंसिपल कहता है लेकिन पहला मुक्का तो तुमने उसको मारा था। किम ह्यूंग सुंग तो सिर्फ तुम्हारे साथ बात करने के लिए आया था, और ये दुनिया उसे एक सेल्फ डिफेंस कहती है। हेमिन खड़ा हो जाता और कहता है ये क्या बुलशिट है। प्रिंसिपल कहता है और तो और बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं कि गलती तुम्हारी थी, तुम एक नोटोरियस ट्रबल मेकर हो। स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा तुमने ट्रबल खड़ी कर रखी है। हेमिन कहता है मेरा चेहरा देख रहे हो, दिख रहा कुछ, मैं इसे लेकर कोर्ट में जाने वाला हूँ। और तभी प्रिंसिपल कहता है ओए क्या तू जानता आखिरकार मून ब्योंग सुंग कौन है। हेमिन शॉक हो गया। जो हेमिन था उसे ये नहीं मालूम था आखिरकार जब वो बेहोश था क्या चल रहा था। किम ह्यूंग सुंग का प्रिंसिपल उसने पहले ही किम ह्यूंग सुंग के लिए कवर कर लिया था, और किम ह्यूंग सुंग और नैम योन सोक ने एक सीक्रेट डील कर ली जिसके बारे में गोल्डन सर्कल वालों को नहीं मालूम। किम ह्यूंग सुंग ने ग्राउंड वर्क बनाना चालू कर दिया था पहले से ही। प्रिंसिपल कहता है अगर तू ये नहीं चाहता कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो चुपचाप दफा हो जा, यू कम बैक। किम ह्यूंग सुंग ने ग्राउंड वर्क करना चालू कर दिया पहले से ही हेमिन को नर्क में भेजने के लिए। उसके बाद हेमिन अपने घर जाने लगा। वो अपने मन में गालियां दे रहा था। वो अपने मन में कहता है मुझे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया क्योंकि वो सन ऑफ बिच किम ह्यूंग सुंग, और तो और साला वो मेरा फादर मुझे ब्लेम क्यों कर रहा है। आखिरकार उसकी लेबर की जॉब मेरी वजह से कैसे जा सकती है। हेमिन के फादर की जॉब चली गई और वो अपने बच्चे को फोन पे चिल्लाकर गालियां देने लगा। लेकिन हेमिन ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि हमेशा की तरह किम ह्यूंग सुंग इन सब चीजों के पीछे है। वो फोन उठाता है और कहता है हेलो। कोई कहता है लॉन्ग टाइम नो सी, ये मैं हूँ ब्योंग सुंग। हेमिन कहता है मून ब्योंग सुंग। मून कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुम्हें ज्यादा कड़वाहट पालने की जरूरत नहीं। जो जू डोंग जून है उसकी फैमिली भी पूरी तरीके से बर्बाद है, तुम्हें तो मालूम ही होगा। ओह तो तुम्हें नहीं मालूम आखिरकार वो कौन है। वो एक बास्टर्ड है जिसने गोल्डन सर्कल को हायर करा मुझे टारगेट करने के लिए। ह्यूंग सुंग ने मुझे कहा कि वो कंप्लीटली श्योर है कि वो तुम्हें और तो और क्लाइंट की लाइफ को पूरी तरीके से क्रश कर देगा। तुमने कहा था कि तुम एक फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हो, है ना। हेमिन कहता है मुझे ये मत कहना। तभी पीछे से कोई कहता है ओए लॉन्ग टाइम नो सी। ये शिवू था। फोन पे वो बंदा कहता है तुम्हारा जो सपना है ना वो किसी भी हालत में पूरा नहीं होगा, क्योंकि आज से तुम अपने हाथों को दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। डेसन साइंस हाई स्कूल। कोई कहता है क्या ये सच है। दूसरा कहता है जितना मैंने सुना है, जितना मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया, वो जो कोई भी है वो पागल है। दूसरा बंदा कहता है ओए किसे फर्क पड़ता है कौन है वो, जितना भी तूने बताया है वो तो सिर्फ नूबड़ों को मार रहा है, कुछ नहीं आता लूजर्स को। और आखिरकार उसका हमारे स्कूल से कुछ लेना देना तो है ही नहीं। जब वो जा रहा था तो उसके कंधा किसी और के कंधे से टकरा गया। वो कहता है ओए। दूसरा बंदा कहता है सॉरी। दूसरा बंदा कहता है ओए साले देख कर चला कर, और तेरी सॉरी का मैं क्या करूं। वो कहता है मैंने पहले कह दिया है सॉरी। वो बंदा कहने लगा सॉरी मैंने पहले कह दिया सॉरी। साले तो इसे माफी कहता है, सॉरी कहता है। तेरी वजह से मेरा शोल्डर हर्ट हुआ है। ये और कोई नहीं बल्कि किम ह्यूंग सुंग का छोटा भाई किम ह्यूजिन है, जो डेसन हाई स्कूल में पढ़ता है और अभी फर्स्ट ईयर में है। ह्यूजिन कहता है तुम मुझसे टकराए क्योंकि तुम देख नहीं रहे थे कि तुम किधर जा रहे हो, है ना, और मुझे नहीं लगता है कि तुम सारा का सारा ब्लेम मुझ पर डाल सकते हो। वो बंदा कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे एक प्रॉपर अपॉलॉजी नहीं देने वाला ह्यूजिन। और वो ह्यूजिन को एक जोरदार मुक्का मार देता है। वो कहता है साले बास्टर्ड है, तू मरना चाहता है। पिछले साल सर्दियों के महीने में ह्यूंग सुंग कहता है ह्यूजिन आखिरकार तुम कौन से स्कूल में जाना चाहते हो। ह्यूजिन कहता है ऑफ कोर्स जिस स्कूल में तुम हो, चोनिल हाई स्कूल में, और जिस यूनिवर्सिटी में तुम जाओगे मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तुम्हारी तरह। ह्यूंग सुंग अपने मन में कहता है मेरी पिछली लाइफ से अलग इस लाइफ में मेरे पास पावर है कि मैं ह्यूजिन को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ अगर वो चोनिल हाई स्कूल को ज्वाइन करेगा तब भी। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसके लिए एक अलग रास्ता लेना ही अच्छा होगा। ह्यूंग सुंग कहता है ह्यूजिन तुम्हें याद आया तुमने वादा करा था कि तुम बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करोगे, मेहनत करोगे, और उसके लिए तुम्हें क्या लगता है कि डेसन हाई साइंस स्कूल कैसा रहेगा। ह्यूजिन कहता है अच्छा वहाँ पर ठीक है मैं वहाँ पर चला जाऊंगा अगर तुम मुझे चाहते हो वहाँ पर जाने के लिए। वो खुशी खुशी उस स्कूल में चला गया। और अभी प्रेजेंट में ह्यूजिन कहता है जब मैं जा रहा था तो मैं इस ब्योंग सुंग के कंधे से टकरा गया, लेकिन इसने मेरे साथ फाइट ले ली। मैंने इसे माफी भी मांगी लेकिन इसने मुझे मुक्का मारा। ब्योंग सुंग कहता है ओए क्या बुलशिट कह रहा है तू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। तभी टीचर कहता है हैन ब्योंग सू आखिरकार तू चिल्ला क्यों रहा है जब तूने इसे मारा, और अभी चुप हो जा। ये उन दोनों का होमरून टीचर है ली हैक ब्योंग। ब्योंग सू कहता है इस किम ह्यूजिन ने अपने कंधे से मुझे मारा और खुद पहले फाइट शुरू करी और इसलिए मैंने पहले उसे नहीं मारा। ब्योंग सू अपने मन में कहने लगा ये साला बुढ़ा मेरी बातों में नहीं आ रहा, वो अगर बस मेरी असाइनमेंट की बात ना होती ना
तो इसे मैं वो टीचर अपने मन में कहता है मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया हूँ आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन आखिरकार मैं क्या करूँ। वो कहता है तुम दोनों का बहुत हो गया, तुम दोनों की गलती है, तुम दोनों ने स्कूल के अंदर फाइट करी, कल तुम दोनों अपने अपने गार्डियन को लेकर आओगे। ह्योनजिन कहता है लेकिन टीचर वो। टीचर कहता है अगर मैंने कहा अपने गार्डियन को लेकर आओ तो तुम वही करोगे। ह्योनजिन कहता है यस सर। ब्योंगसू कहता है यस सर, मैं भी अपने गार्डियन को लेकर आऊंगा। बाहर आने के बाद ब्योंगसू कहता है ओए तेरी जो ग्रैंडमा है ना, यहाँ पर आने के बाद उसका बड़ा मजा आएगा, तुझे टीचर के सामने कह देना चाहिए था कि तेरी गलती है। ह्योनजिन कहता है मेरे साथ बात मत करो। ब्योंगसू कहता है ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे साथ बात मत कर लो, ऐसे एक्टिंग करा जैसे बहुत बड़ा खिलाड़ी है तू, जरा अपने आप को देख लूजर कहीं के। आखिरकार तुझे क्या लगता है कि वो इस जैसे छोटी बात के लिए अपने पेरेंट्स को क्यों बुला रहा है। मेरे डैड ओन करते एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को और वो एक बुड्ढा वो भी जानता है। और आखिर में जो मेरा बड़ा भाई है ना वो टॉप डॉग है डेसन फ्यूचर हाई स्कूल का, और तेरी स्कूल लाइफ की तो पूरी तरीके से लग गए। साले तुझे ऐसी एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी, साला अनाथ कहीं का। ह्योनजुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ब्योंगसू बस हंसे जा रहा था। अगले दिन टीचर कहता है तो तुम ब्योंगसू के गार्डियन हो, मैं हूँ ली बैक्यून उसका होमरूम टीचर, ये उस ब्योंगसू का फादर है हैन चुल्हो। वो कहता है बढ़िया, तो मुझे समझाओ आखिरकार उस बच्चे वो बच्चा किम ह्योजिन हमेशा मेरा बच्चे का मजाक उड़ाता है और कल तो उसने हद ही कर दी। वो इतनी आगे चला गया कि उसने अपने कंधे से मेरे बच्चे के कंधे पर मारा और उसके बाद उसको मुक्का भी मारा। यह बहुत ज्यादा आगे हो गया है, आखिरकार मेरा बच्चा कब तक इसे सहन करता रहेगा। उसके पीछे उस ब्योंगसू का बड़ा भाई भी था और वो डैड कहता है वॉयलेंस गलत है ऑफ कोर्स, लेकिन एक चीज भी होती है सेल्फ डिफेंस, है ना। वहाँ पर और टीचर भी थे जो उस ब्योंगसू के फादर के पावर को देखकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। वो कहने लगे ब्योंगसू का फादर बिल्कुल गलत भी नहीं है, तो क्यों ना हम इसे यहीं पर खत्म कर दे, है ना। दूसरा टीचर कहता है वो ह्योजिन था जिसने पहले फाइट स्टार्ट करी, तो क्यों ना हम उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले। ब्योंगसू का फादर अपने मन में कहने लगा दैट्स राइट, आखिरकार से वो वापस मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। वो कहता है अगर किम ह्योजिन का गार्डियन मुझसे माफी मांगेगा तो मैं इसे जाने दूंगा, अगर नहीं तो अभी कोई कहता है तुम्हें वहीं पर रुक जाना चाहिए। मैं एक टीचर हूँ स्कूल के अंदर और मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सही रास्ते पर पहुंचाने की कोशिश करूं, और इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है और इसकी कोई और वजह नहीं है। पहले चलो काउंसलिंग रूम में चलते हैं। किम ह्योजिन का गार्डियन वहाँ पर है। ब्योंगसू के फादर को गुस्सा आ रहा था। ब्योंगसू का फादर कहता है ब्योंगसू तुम्हारा होमरूम टीचर तो कुछ ज्यादा ही गर्म दिमाग का है जैसा कि तुमने कहा था, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हें ये छोटे मोटे मामलों पर चिंता करने की जरूरत नहीं, बस मुझ पर भरोसा रखो। ब्योंगसू का भाई भी कहता है हाँ अगर तुमने मुझे ये पहले बताया होता तो अभी तक ये नौबत आती भी नहीं। ब्योंगसू अपने मन में कहने लगा दैट्स राइट, ये मेरा फादर और मेरा ब्रदर, क्या ही बात है, मजा आ गया। किम ह्योजिन तेरे तो लगने वाले हैं। टीचर कहता है यहाँ पर इस तरफ प्लीज यहाँ पर बैठ जाइए। किम ह्योजिन की ग्रैंड मदर आने वाली थी उनका गार्डियन बनकर, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए वो आ नहीं पाई, इसलिए उसका भाई आया है। जैसे वो लोग कुर्सी पर बैठते हैं ब्योंगसू का बड़ा भाई और उसका फादर चुपचाप अपनी गर्दन नीचे करके बैठा हुआ था और ब्योंगसू कहने लगा क्या ही डमफक लोग है, आखिरकार इसको आने की भी क्या जरूरत थी, बेइज्जती करवाने के लिए आ गया। तभी टीचर कहता है और अभी मैं गार्डियंस को इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा। आई विटनेस के अकॉर्डिंग ब्योंगसू ने पहला हमला करा और किम ह्योजिन के साथ फाइट करी और उसका ये वायलेंट बिहेवियर उसके बारे में इससे पहले और कुछ कह पाता। जो ब्योंगसू का फादर था अपने सर को जोर से टेबल पर मारते हुए कहता है मैं माफी मांगता हूँ, ये मेरी गलती है अपने बच्चे को गलत तरीके से बड़ा करना। ब्योंगसू कहने लगा डैड, उसका डैड तो बल्कि डर के मारे कांप रहा था। तब उसका डैड कहता है ब्योंगसू अभी क्या ब्योंगसू से माफी मांग, तुमने झूठ बोला था है ना। ब्योंगसू कहने लगा एकदम से क्या हो गया, मैंने सच्ची में नहीं करा, ये बाशर्ट किम ह्योजिन ने पहले मुझे मारा। जब ऐसा ही वो कहता है उसके भाई ने उसके सर पर थप्पड़ मारा और उसके बाल को पकड़कर कहा डैड ने कहा कि तुमने उसको पहले मारा और इसीलिए उससे अभी के अभी माफी मांग। टीचर कहता है जो स्कूल है वो प्लान कर रहा है एक फॉर्मल डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का ब्योंगसू के अगेंस्ट। इस इंसिडेंट के बारे में क्या आप इस चीज के लिए एग्री करते हैं। ब्योंगसू का डैड कहता है हम एग्री करते हैं। टीचर कहता है तो ठीक है फिर ये मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। किम ह्योजिन वहां से खड़ा होकर जाने लगा। तभी टीचर कहता है मेरे पास कुछ और चीज है जो मैं किम ह्योजिन के गार्डियन के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर तुम कुछ मिनट बात कर सकते हो तो। हमारे स्कूल में मुझे लोग गुडी टू शूज कहते हैं जो सिर्फ किताबों के अकॉर्डिंग चलता है। मैं इतना इनफ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जिए। मैंने अफवाह सुनी है कि डेसन के बिग शॉट्स तुम्हारे बैकर हैं। अगर सच कहूँ मैं तुम्हें इतना भी पसंद नहीं करता, लेकिन अगर इसका मतलब है कि ह्योजिन के जैसा अच्छा बच्चा स्कूल को अटेंड कर सकता है बिना ट्रबल के, तो मैं तैयार हूँ तुम्हें बुलाने के लिए कितनी बार भी एक गार्डियन के रूप में आने के लिए। किम ह्योजिन अपने मन में कहता है ली बैक्यून यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने किम ह्योजिन को इस स्कूल में डाला। मेरी पिछली लाइफ में उनको स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे थे जिसको गोल्डन सर्कल वाले टारगेट कर रहे थे।
थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, सिर्फ अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते रहे, उनकी परवाह करी। एक ट्रू टीचर, मैंने तुम पर ट्रस्ट करा है क्योंकि ना तो तुम पैसे और पावर के आगे झुकते हो और तो और तुम अपने स्टूडेंट्स के लिए सही जजमेंट भी लेते हो। हालांकि मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम मेरा इस्तेमाल करोगे इसके लिए। किम ह्यूंग सुंग कहता है, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि ये दोबारा कभी नहीं होगा। अगर ह्योंगजिन दोबारा कभी ऐसा काम करेगा तो प्लीज जैसी आज आपने पनिशमेंट दी है उसे वैसे ही पनिश करना। थैंक यू वेरी वेरी मच। किम ह्यूंग सुंग उस टीचर के सामने झुक गया। किम ह्यूंग सुंग अपने मन में कहता है, एक ट्रू एजुकेटर तुम्हारे जैसे के लिए मैं अपने सर को तुम्हारे आगे बार बार झुकाने के लिए तैयार हूँ। वहीं बाहर ब्योंगसू कहने लगा, आपने कहा था कि आप सब कुछ सोल्व कर दोगे, आपने कहा था कि आप मेरी साइड लेंगे और अगर इसके लिए मुझे कमेटी पनिश करेगी तो। तभी उसका बड़ा भाई कहता है, ओए हैन ब्योनगू, लगता तुझे पता नहीं आखिरकार डैड कौन सी सिचुएशन के अंदर है। उसका डैड कहता है, इतने सारे लोगों के बीच में तुझे उसी बंदे से पंगा लेना था जिसके पीछे म्यूजिक कंस्ट्रक्शन है। ब्योंगू कहता है, पीछे म्यूजिक कंस्ट्रक्शन, लेकिन आखिरकार वो लोग इसे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। उसका भाई कहता है, क्या तू उसे नहीं जानता जिस बच्चे के साथ तूने पंगा करा है। उसका बड़ा भाई वो है जो डेसन में अलग अलग स्कूल में जाकर और बच्चों को पीट रहा है, कितनों के इसने सर फोड़ दिए। वो किम ह्यूंग सुंग है जोनल हाई स्कूल का। ये सुनने के बाद वो बंदा शॉक हो गया। किम ह्यूंग सुंग उस कमरे से बाहर आकर कहता है, ओए तू मेरे साथ आ, मुझे कुछ तुझसे कहना है। और वो ब्योंगयू किम ह्यूंग सुंग की बात मानकर घबराते हुए उसके पीछे चलने लगा, लेकिन किम ह्यूंग सुंग पीछे मुड़कर कहता है, व्हाट द हेल साले, आखिरकार तेरा भाई और तेरा बाप पीछे पीछे क्यों नहीं आ रहा। और फिर वो तीनों किम ह्यूंग सुंग के पीछे पीछे चले गए। एक पुल के नीचे जाकर किम ह्यूंग सुंग रुक गया और वो ब्योंगयू अपने घुटनों पर आकर रोते हुए कहता है, मुझे सच्ची में माफ कर दो, मैं आज के बाद दोबारा कभी ह्योंगजुन के साथ कुछ भी नहीं करूंगा। और वही ह्योंगजुन का जो फादर था वो भी अपने सर को झुकाकर कहता है, ये सब कुछ मेरी गलती है, मैंने अपने बेटे को सही तरीके से नहीं पाला और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आज के बाद ये दोबारा कभी नहीं होगा। और उसका बड़ा भाई भी कहता है, मैं भी माफी मांगता हूँ अपने भाई की तरफ से, चाहे उसके लिए मुझे इसको मार मार के कचूमर बना दो उसका, लेकिन फ्यूचर में कभी भी। किम ह्यूंग सुंग उसकी बात बीच में टाल देता और कहता है, एक फोन कॉल, बस एक फोन कॉल मुझे करने की जरूरत है, और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ओनर जो अपने बच्चे को अच्छी तरीके से पाल नहीं सकता कंगाल हो जाएगा, और वो बास्टर्ड जो अपने भाई को भी कंट्रोल में नहीं रख सकता अपनी पूरी जिंदगी बेड में पड़े पड़े सड़ते हुए बताएगा, अब से कोई भी डेसन में मेरे अगेंस्ट जाएगा उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और तुम लोगों को गायब करना एक चुटकी बजाने जितना आसान है। वो दोनों अपने घुटनों पर आकर रोते हुए कहने लगे, मैं माफी मांगता हूँ। और उसका फादर भी और ज्यादा झुककर कहने लगा, हमें सच्ची में माफ कर दीजिए प्लीज, बस हमें एक बार माफ कर दीजिए। सीन पास्ट में जाता है जब उसकी पिछली लाइफ के अंदर उसका भाई मार खा के आता था उसके पास जब वो कोमा में था। अपने भाई को ऐसे देखकर जब ब्योंगसू उसे मारता था उसकी वजह से किम ह्यूंग सुंग का जो ट्रॉमा था और ज्यादा बढ़ने लग गया था। किम ह्यूंग सुंग एकदम से उस ब्योंगयू के पास जाकर कहता है, तू साले शिटी बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत, तेरे जैसा एक स्कमबैग मेरे भाई को हाथ लगाता है, तेरे यहाँ पर मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं अभी के अभी। लेकिन इतना काफी नहीं होगा, मैं अपने आप को अपने भाई की वजह से बड़ी मुश्किल से रोक रखा है। अगर तू चाहता है कि ये मेरा गुस्सा शांत हो जाए, अगर तू चाहता है कि सब कुछ खत्म हो जा, तो मेरे भाई के पास जाकर उससे भीख मांगे कुत्ते की तरह जो कि तू है, समझा। थोड़ी देर के बाद वो ऐसा ही करता है और ह्योंगजुन से कहता है, ह्योंगजुन आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर तेरे साथ फाइट करी, मेरे गलत इरादे थे, मुझे माफ कर दे, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, आई एम सॉरी, अब से मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ क्या किसी के साथ भी, स्कूल में किसी के साथ भी कुछ नहीं करूंगा मैं। और कई सारे बच्चे जब उसे ऐसे भीख मांगते हुए देखते हैं उन्हें अजीब सा फील होता है। ह्योंगजुन कहता है, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। ब्योंगसू कहता है, क्या सच्ची में? ह्योंगजुन कहता है, मुझे मालूम है कि ये इतने लोगों के सामने करना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अब से ये दोबारा कभी भी मत करना दोबारा। किम ह्योंगजुन अपने भाई किम ह्यूंग सुंग से अलग था, वो एक बच्चे की तरह शरीफ था और किम ह्यूंग सुंग यही चाहता था कि वो उसकी इसी साइड को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखे किसी भी तरीके से, और वही एक इकलौता रीजन था जिसकी वजह से किम ह्यूंग सुंग ने किम ह्यूजिन को डेसन साइंस स्कूल में भेजा। और उस दिन के बाद किम ह्यूजिन का जो वर्ल्ड था पूरी तरीके से बदल गया। कई बच्चे उसके पास आते हैं और कहते हैं, ह्यूजिन क्या सच्ची में किम ह्यूंग सुंग तुम्हारा भाई है जिसने पूरे के पूरे डेसन को अपने कंट्रोल में कर रखा है? दूसरा बच्चा कहता है, वो, इसका मतलब किम ह्यूजिन की हिडन पावर वो है। यहाँ तक कि ब्रेक टाइम पर भी सीनियर्स किम ह्यूजिन को मिलने के लिए आते हैं। एक सीनियर कहता है, अगर तुम्हें स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मदद के लिए मुझे कभी भी बुला सकते हो। और दूसरा कहता है, किसी दिन मुझे अपने भाई से मिलाना, ठीक है? ह्यूजिन को मालूम था कि उसका भाई एक बहुत बड़ा कुछ तो है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि इतना बड़ा। और इसी पल से डेसन पूरी तरीके से किम ह्यूंग सुंग के हाथों में आ गया। स्कूल के बच्चे किम सुंग के बारे
बारे में कई सारी अच्छी अच्छी बातें फैलाने लगे। कई सारे अनगिनत अफवाह फैल गई किम ह्योंग सुंग के बारे में कि वो अपने हाथों में जो पावर है उसके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन टाइम ऐसे ही पास और निकलता गया, लेकिन किम ह्योंग सुंग ने कुछ भी नहीं करा और जल्द ही जून का महीना आ गया, गर्मियां शुरू हो गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऑफिस में कोई कहता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हम सक्सीड हो गए, सियोंजुन सिटी रिकंस्ट्रक्शन केस गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। और गोचेन अपने मन में कहता है जैकपॉट, फाइनली उसके दाम बढ़ गए। सीन कट होता है कुछ महीनों पहले का। कोई कहता है मैं समझ गया आपके इंटेंशन को, जो आपने प्रपोज करे हैं कि आप वहां पर एक लग्जरी विला कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोचेन, लेकिन हमें अभी भी नहीं मालूम आखिरकार क्या होने वाला है उस इंडस्ट्रियल पार्क का। क्या वो पार्क बनेगा या हाईवे? और वहां पर 60,000 से ज्यादा स्क्वायर लैंड खरीदने का कोई फायदा नहीं है, वो जगह खाली है, कुछ भी नहीं वहां पर। ये तो बचकाना बात है। अगर आपकी कोई भी प्रेडिक्शन गलत हो गई, हमें बहुत भारी नुकसान होने वाला है। यह है म्यूजियम कंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस रूम। वहां पर कोई कहता है कंस्ट्रक्शन बिजनेस भक्ति करने से नहीं चलता। गोचेन कहता है वो अकेले तुम हो जो इसे ऐसे नजरिए से देखता है। टीम लीडर गोसियोक, इस जैसे लैंड को इतनी बढ़िया जगह पर इतने बढ़िया दाम पर खरीदना ही बहुत बड़ी बात है, और वहां पर इतनी बड़े लोकेशन पर एक लग्जरी कॉम्प्लेक्स, वो तो बस एक छोटा सा बोनस है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, डेसन सिटी रोड प्लान वो पहले ही अर्ली स्टेजेस में आ चुका है। वहीं और लोग भी बैठे थे मीटिंग के अंदर, वो भी गोचेन के हाँ में हाँ मिलाने लगे। कोई कहता है हाँ इसमें कुछ नुकसान वाला तो है ही नहीं, ये इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली वर्थ करेगी। गोचेन कहता है बस इतना ही काफी है, उस जमीन जो हमने खरीदी है उसकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी, और अभी भी उसकी डिमांड है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि जो मेरे एक्शन है वो मेरे बेकार के करे हैं? तो बताइए आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं टीम लीडर गोसियोक। गोसियोक कहता है क्या तुम्हें ये रियलाइज नहीं है कि हम अभी रियल एस्टेट बूम पर हैं? इस टाइम पर हमें फोकस करना चाहिए बिजनेसेस पर जो पैसा कमा रहे हैं, जो हमें पैसा कमा कर दे सकते हैं। लोग लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं बिल्डिंग और अपार्टमेंट खरीदने के लिए, जब तक वो अपार्टमेंट और बिल्डिंग म्यूजियम कंस्ट्रक्शन ने बनाई है। और तुम चाहते हो कि हम उस मैन पावर को वहां से हटाकर एक लोली लग्जरी विला बनाएं, एक खंडर जगह पर जहां पर कोई है भी नहीं। इससे घटिया प्लान कोई हो ही नहीं सकता। तुम एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो और तुम्हें इतना भी नहीं मालूम। गोसियोक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गोचेन कहता है टीम लीडर गोसियोक, वो जमीन कहीं भागी थोड़ी जा रही है, हमें बस इंतजार करना है उस सही टाइम का, उस जमीन को खरीदने के बाद। इसीलिए तो मैंने पहले वो जमीन खरीद ली। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को समझ में आ रहा है, लेकिन तू अकेला है जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बच्चों की तरह रोना बंद कर दे, खाली पेड़ को मत देख, पहाड़ को देख। अगर तू चाहता है कि तू मेरी तरह एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सके। गोसियोक अपने हाथों को जोर से टेबल पर मारते हुए कहता है इसके बारे में क्या? तभी चेयरमैन उन दोनों का पापा कहता है बहुत हुआ, तुमने अपना नाम इस बिजनेस पे पहले ही लगा दिया है, जबकि तुमने पहले रिजल्ट्स दिखाने चाहिए थे। चाहे ये फेलियर हो या सक्सेस, वो सब कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन क्या तुम रिजल्ट को हैंडल कर पाओगे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोचेन कहता है प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए मिस्टर चेयरमैन, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में एक बंदा मीटिंग में कहता है तो खाली उस जमीन को खरीदने की वजह से ही हमारा प्रॉफिट कम से कम 30 बिलियन हो गया है। और अगर एक बार वहां पर इंडस्ट्रियल पार्क बन गया, वहां के जो विलेज है वो कंप्लीट हो गए, वहां की प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, इतनी ज्यादा जितनी अभी भी नहीं है। वो चेयरमैन मीटिंग में बैठा हुआ था, फिर वो खड़ा होकर कहता है इतने टाइम से तुम एक ट्रबल्ड चाइल्ड थे, लेकिन फिर भी तुमने कंपनी के लिए एक नया बिजनेस आइटम ढूंढ लिया और उसके अंदर सक्सेसफुल भी हो गए दुनिया को दिखाने के लिए। मैंने तुमको पहले बताया था है ना, चाहे ये फेलियर हो या सक्सेस, वो सब कुछ तुम्हारा होगा और तुम्हें अब चिंता करने की इसके बारे में कोई भी जरूरत नहीं है। आज मैं अनाउंस करता हूँ नेक्स्ट चेयरमैन म्यूजियम कंस्ट्रक्शन कंपनी का मेरे बाद होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोचेन। गोसियोक चिल्लाकर कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, आखिरकार क्या बड़ा कर दिया इसने, एक बार सक्सेस क्या पाली चेयरमैन बन जाएगा। चेयरमैन कहता है ये खाली इसलिए नहीं क्योंकि ये रिजल्ट लेकर आया है। आखिरकार तुम क्या कर रहे थे जब कुछ महीने पहले इसने ये आइडिया पिच करा था मीटिंग के अंदर? तुम इसके खिलाफ थे क्योंकि तुम्हें मालूम था ये सक्सेस होने के बाद गोचेन की सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है, और तुम कंपनी के बैनर्स को देखने के बजाय गोचेन की सक्सेस को देख रहे थे कहीं वो सक्सेसफुल ना हो जाए। इसीलिए जो पर्सन कंपनी के बारे में चिंता करता है वही चेयरमैन बनने के लिए सही कैंडिडेट है, और सिर्फ वही चेयरमैन बन सकता है। गोसियोक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। चेयरमैन कहता है और तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मेरा
एल्डेस्ट सन अभी भी इसके लिए काफी अच्छा नहीं है। वहाँ पर मीटिंग में और भी लोग बैठे थे। वो कहने लगे, नहीं सर, हम लोग आपके साथ एग्री करते हैं चेयरमैन। चेयरमैन कहता है, म्यूजियम कंस्ट्रक्शन कंपनी को सिर्फ एक ही सक्सेसर चाहिए था और अब मिल गया है। गोसियोक, कल से म्यूजियम कंस्ट्रक्शन में आने की कोई जरूरत नहीं, जाओ और अपनी लाइफ जियो। ये सुनने के बाद मानो गोसियोक को झटका लग गया। चेयरमैन आगे कहता है, अभी तक जो तुमने डेडिकेशन दिखाई है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए मैं तुम्हें उसका अकॉर्डिंगली रिवार्ड दूंगा। गोसियोक बाहर आता है। वो बहुत हाफ रहा था। वो कहने लग रहा था, आखिरकार ये कैसे हो सकता है मेरे साथ? वो मुझे ऐसे कैसे निकाल सकता है जैसे मैं कोई नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ मैं सच्ची में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं इस कंपनी से ऐसा ही नहीं जा सकता जिस कंपनी को मैं लेने वाला था, जो कंपनी मेरी होने वाली थी। मिस्टर रिपोर्टर्स, क्या तुम लोग बिजी हो? बहुत वक्त हो चुका है, क्यों ना हम लंच पे मिले। सीन कट होता है। गोचेन और किम ह्यूंग-सुंग आमने सामने बैठे थे। गोचेन कहता है, क्या तुम्हें ये कैफे मालूम है? किम ह्यूंग-सुंग कहता है, ऑफ कोर्स, ये वही जगह है जहाँ पर तुमने मुझे एक चांस दिया था। गोचेन कहता है, अगर तुम्हें सच बताऊं, पहले मुझे लगा था कि तुम एक पागल हो, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है आखिरकार मैंने तुम्हारे जैसे पागल पर यकीन भी कैसे कर लिया? ह्यूंग-सुंग कहता है, क्योंकि तुम्हें मेरे प्लान पर भरोसा था। गोचेन कहता है, क्योंकि तुमने अपने लालच को नहीं छुपाया। मैंने सोचा कि अगर ये तुम हो तो मुझे समझ में आ गया था कि तुम मुझे चेयरमैन बनाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। थैंक यू ह्यूंग-सुंग, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे प्रॉमिस किया गया है कि अगला चेयरमैन मैं ही बनने वाला हूँ और हमारे वादे के हिसाब से मैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा सपोर्ट करूंगा आखिरी तक। किम ह्यूंग-सुंग कहता है, अगर तुम अपनी बात रखते हो तो मैं भी अपनी टॉप प्रायोरिटीज में तुम्हें ऊपर रखूंगा। गोचेन कहता है, ओ रिलायबल लिटिल ब्रैट। फिर गोचेन को एक फोन आता है। गोचेन कहता है, ह्यूंग-सुंग एक सेकंड रुको। डायरेक्टर किम, हाँ क्या हुआ? क्या है? क्या? कौन सा आर्टिकल तुम कह रहे हो बाहर आ गया? एक आर्टिकल सब जगह फैल गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो अगला वारिस है वो एक इल्जिमेट सन है। चेयरमैन ने कई सालों पहले अपने अफेयर से एक इल्जिमेट चाइल्ड को अपनी फैमिली में रजिस्टर करवा लिया था और अभी तो उन्होंने अनाउंस करा है कि वो अपने चेयरमैनशिप की गद्दी को उसी इल्जिमेट सन को देने वाले हैं। और वहीं गोसियो कहता है, साला डम्फक, उसे कभी भी मेरी गद्दी पर नजर नहीं रखनी चाहिए थी। साले को अपनी औकात मालूम होनी चाहिए। उसे वहीं पर रहना चाहिए था जहाँ पर वो बिलोंग करता है। तब मैं उसे ट्रीट करता एक बड़े भाई की तरह। अगर इसके बारे में सोचा जाए तो मैं एक लक्की इंसान हूँ, क्योंकि मैंने हमारे डियर चेयरमैन के पैसों को कहीं एक अजीब सी जगह पर जाते हुए देख लिया और इसीलिए गोसियोक ने यही बात पक्की करने के लिए अपनी मॉम को बताई। और वो ये बात सुनने के बाद रोने लगी। वो कहने लगी, अच्छा तो इसका मतलब तुम्हारे फादर ने अभी भी उस कम्युनिटी को छोड़ा नहीं। गोसियोक को पता चला कि चेयरमैन का एक अफेयर चल रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात उसे पता चली वो वुमेन जिसने कई सालों पहले एक बच्चे को जन्म दिया। उसकी मॉम कहने लगी, ये बात गोचेन को मत बताना, इसके बारे में कुछ भी बताना उसको। अगर उसने ये बात सुनी तो चीजें हाथ से बाहर निकल जाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ गोचेन कहता है, डायरेक्टर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उन सन ऑफ बिचेस को पीटो या उनको घूस दो, सारे के सारे आर्टिकल छट जाने चाहिए। गोचेन पानी पीता है और जोर से टेबल पर कांच को मार देता है। गोचेन कहता है, ह्यूंग-सुंग आई एम रियली सॉरी, लेकिन कुछ आ गया है और इसलिए मुझे जाना होगा। वो बास्टर्ड गोसियोक, उसने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया है, इतना बड़ा कि उससे वापस भी नहीं आ जा सकता। मैं समझ सकता हूँ उसने जो कुछ भी करा चेयरमैन बनने के लिए, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो तुम नहीं कर सकते। चाहे जो हो जाए, अब की बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। ह्यूंग-सुंग कहता है, तो बताओ आखिरकार तुम क्या करने वाले हो? गोचेन कहता है, मैं उस गोसियोक को ढूंढूंगा और उसे मार मार के कचूमर बना दूंगा। ह्यूंग-सुंग कहता है, लेकिन उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तुम्हारे ये काम करने से उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। गोचेन गुस्से में कहता है, तो क्या? अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी मॉम के दिल में किसने चाकू मार दिया है। आखिरकार मैं इसके बारे में कुछ कैसे नहीं कर सकता। किम ह्यूंग-सुंग कहता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुझे सच्ची सच्ची बताओ, वो इलिजिमेट चाइल्ड तुम नहीं हो, बल्कि वो तो है गोसियोक, है ना? किम ह्यूंग-सुंग की पिछली लाइफ में गोचेन ने गोसियोक को इतना मारा कि उसका जबड़ा फट गया और जो चेयरमैन था अपने दोनों बेटों से इतना ज्यादा निराश हो गया कि उसने एक स्पेशलिस्ट ऑपरेशन मैनेजर को हायर करा। और वो तो शुरुआत थी उस इलिजिमेट चाइल्ड स्कैंडल की। हालांकि किम ह्यूंग-सुंग कम फोकस था गोचेन पर, उसके शॉकिंग वायलेंस के ऊपर, लेकिन उससे ज्यादा फोकस था वो अजीब मूस म्यूजिंग फैमिली की, जिन्हें समझना आसान नहीं था, जो वो
गद्दी की रेस थी वो तो पहले ही गोस्योक के फेवर में थी, लेकिन फिर भी गोस्योक ने ये बात सारी की सारी बाहर फैला दी। कोई भी ये देखकर बता सकता था कि गोस्योक चेयरमैन मटेरियल है, वो बनने के लायक है थोड़ा बहुत तो, लेकिन फिर भी चेयरमैन गोचेन को सपोर्ट करता था। म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने मुंह को बंद रखा इल्जिमेट चाइल्ड के मामले पर, और उसके ऊपर जो गोचेन की मोम थी गोचेन के साथ ही थी। गोचेन कितने सारे प्रॉब्लम्स खड़ी करता लेकिन फिर भी उसके साथ ही थी। और वहीं दूसरी तरफ गोस्योक वो पढ़ाई करने के लिए दूसरे कंट्री में चला गया और उसके पास कभी भी उसकी मोम वापस नहीं आई मिलने के लिए वहां पर। और आखिरकार एक माँ अपने चीटिंग हस्बैंड के इल्जिमेट चाइल्ड को कैसे पाल सकती है अपने बेटे की तरह। और इस मिस्ट्री में और ज्यादा छानबीन करने के बाद किम ह्यूंगसुंग को समझ में आ गया कि गोस्योक इल्जिमेट चाइल्ड है ना कि गोचेन। किम ह्यूंगसुंग कहता है आखिरकार तुम इस सच्चाई का फायदा क्यों नहीं उठाते कि गोस्योक एक बास्टर्ड है। इतने टाइम से ही ये अकेली बात ही उसे आसानी से गिरा सकती थी। गोचेन दोबारा से बैठ जाता है और वो कहता है जब मैं छोटा था तो वो बिग शॉट चेयरमैन कोई अच्छा फादर नहीं था। दिन हो या रात वो पीता, चीट करता और यहाँ तक कि मेरी मोम को भी मारता। वो सबसे ज्यादा खराब था, इतना खराब कि जितना भी आज तक मैंने किया है ना वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ बच्चों का तमाशा लगता होगा। मेरी मोम और डैड की उस दिन भी एक फाइट हुई, मुझे ज्यादा समझ नहीं थी, मैं उनको संभालने की कोशिश कर रहा था। छोटा गोचेन कहता है मोम क्या आप चाहती है कि मैं डैड को डांटूं? शायद उसकी यही बात उसके दिल पर लग गई। उसने गोचेन को एक बात बताई जिसको उसने उसके दिल में दबा कर रखने के लिए कहा। उसकी माँ ने कहा गोचेन वो बात ये है कि गोस्योक असल में तुम्हारा भाई है ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम आखिरकार उसको पैदा किसने किया है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे फादर का ही चाइल्ड है और मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी उसे पालने के अलावा। लेकिन जब भी मैं उसे देखती मेरा दिल कई टुकड़ों में कट जाता क्योंकि मुझे उसके चेहरे में तुम्हारे फादर का चेहरा दिखता है ना कि मेरा। गोचेन चिल्लाकर कहता है तो उसे डिवोर्स दे दो, तुम्हें एक बहुत बड़ा मोटा एलिमनी चेक मिलने वाला है उससे और तुम उसके बाद मेरे साथ रह सकती हो। गोचेन कहता है क्या तुम्हें मालूम है आखिरकार उन्होंने क्या कहा होगा? उसकी मोम कहती है लेकिन तब भी आखिरकार हम लोग एक फैमिली ही है ना? और यही वजह है कंपटीशन है और फैमिली फैमिली। चेयरमैन जैसे कि एक इम्पोर्टेंट बात है, मैं उसके लिए अपनी मोम के दिल को हर्ट नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? क्या मैं उस बास्टर्ड गोस्योक को मार डालूं या उसे जिंदा रहने दूं? किम ह्यूंगसुंग कहता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोचेन एक रास्ता है इन सभी चीजों को सोल्व करने का बिना किसी को हर्ट किए। क्या तुम ये सुनना चाहते हो? अगले दिन म्यूजिक कंस्ट्रक्शन के प्रेस रूम में गोचेन अपने मन में कहता है अब मैं कोई पियक्कड़ नहीं हूँ, मैं हूँ इकलौता वारिस इस जायंट कॉर्पोरेशन का। गोचेन कहता है हेलो मैं हूँ गोचेन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर म्यूजिक कंस्ट्रक्शन का। पहली बात तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ आप सभी लोगों को डिसअपॉइंट करने का हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आज का ये इवेंट रखा गया है आपके किसी भी सवालों का जवाब देने के लिए। ये बात सच है कि पास्ट में मेरे फादर का एक अफेयर रह चुका है और एक वुमन उनके बच्चे की प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक इल्जिमेट चाइल्ड हूँ। और ये रहा डीएनए टेस्ट जो प्रूव करता है कि मैं हूँ म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन का सन। ये टेस्ट किया गया है एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन ने और जैसा कि तुम लोग ये देख सकते हो कि मेरी रगों में दोनों मेरे मॉम और डैड का खून बह रहा है। तभी एक बंदा कहता है तो आप ये कह रहे हैं कि एक और इल्जिमेट चाइल्ड है? गोचेन कहता है एक था। वो कहता है क्या एक था, इसका क्या मतलब? गोचेन कहता है वो बच्चा अनफॉर्चुनेटली एक मिस कैरेज की वजह से बच नहीं पाया और मेरे फादर को इसके बारे में गिल्टी फील हुआ और इसी वजह से वो एलिमनी के रूप में अभी भी उनको पैसा भेज रहे थे। ये सुनने के बाद गोस्योक पूरी तरीके से शॉक हो गया जब उसे पता चला आखिरकार वही इल्जिमेट चाइल्ड है। वही रिपोर्टर कहने लगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोचेन मेरा एक सवाल प्लीज, तो आखिरकार वो कौन है? गोचेन कहता है और यही मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ सच है और अगर कोई भी मेरी फैमिली को हरास करेगा इन घटिया रीजंस की वजह से तो इसके बाद म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी का अगला चेयरमैन होने के नाते और अपनी फैमिली का एल्डेस्ट सन होने के नाते तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एक जवाब, वो भी मुझसे। और वही गोस्योक अपने लैपटॉप को तोड़ देता है। वो गाली देते कहने लगा नहीं ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। वही चेयरमैन कहता है थैंक यू सो मच गोचेन इन अफवाहों को बंद करने के लिए, जबकि तुम्हारा इसके साथ कुछ लेना देना तो था ही नहीं और अपने फैमिली के बारे में सोचने के लिए ना कि कंपटीशन के बारे में। गोचेन कहता है प्लीज इसे मेंशन मत कीजिए, मैंने वही करा जो मुझे करना चाहिए था। चेयरमैन कहता है जरा अपने आप को देखो कैसे हम्बल एक्टिंग कर रहे हो, चिंता मत करो पेपर वर्क तुम्हारी पोजीशन के लिए बनने लग रहे हैं। ऐसी जिंदगी जियो कि तुम उसके बारे में एम्बेरस ना हो कि तुम म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन हो। हालांकि मैं से नहीं कर पाया। गोचेन थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे कुछ गोस्योक से बात
करनी है। मुझे सब कुछ मालूम था जो भी तुमने करा चेयरमैन बनने के लिए, और मैं तुम्हें उसके लिए ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि तुम चेयरमैन बनने के लिए बेटर कैंडिडेट हो, और इसीलिए पूरी की पूरी फैमिली कोशिश कर रही थी तुम्हें फेयरली ट्रीट करने के लिए। तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं कर रहे थे क्योंकि तुम इलिजिमेट चाइल्ड हो। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमने खुद जाकर अपनी कब्र खोद ली। गो स्योक अपने घुटनों पर आकर कहने लगा, आई एम सॉरी फादर। चेयरमैन कहता है, आखिरकार खून कितना ज्यादा स्केरी हो सकता है। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह क्रूअल और बड़ी चालाक थी जितने तुम हो। तुम खुद भी देख सकते हो कि कैसे वो मुझे लूट रही है इतने सालों से, सिर्फ एक बच्चे को पैदा करने के लिए जिसे वो खुद पाल भी नहीं रही है। लेकिन तुम मेरे बेटे हो, मुझे लगा कि ये वर्थ इट होगा। मैं तुम्हें कुछ बिल्डिंग्स दूंगा ताकि तुम्हें पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, और अब चुपचाप पीछे खड़े रहो। मैं तुम्हें किसी भी बात का जिम्मेदार नहीं बिठा रहा। गोसियोक कहने लगा, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा आपसे, तो प्लीज मुझे एक लास्ट। चेयरमैन कहता है, गोसियोक, जिस वजह से गोचन ने अभी तक तुम्हारे सीक्रेट को छुपा कर रखा था, जिस वजह से उसने इस बात का तुम्हारे खिलाफ एक कंपटीटर के रूप में इस्तेमाल नहीं करा, क्या तुम्हें ये अभी भी नहीं मालूम? वो इसलिए क्योंकि तुम फैमिली हो। उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हम लोग तुम्हें अपनी फैमिली मानते हैं। चेयरमैन आसानी से अपनी गद्दी को अपने बड़े बेटे को दे सकता था, अपना लेजिमेट सक्सेसर गोचेन, लेकिन फिर भी चेयरमैन ने अपने इलिजिमेट बेटे को गोसियोक को एक चांस दिया ताकि वो गद्दी की रेस में आ सके। खाली चेयरमैन नहीं बल्कि मदर ने भी, और तो और गोचेन ने भी। उन लोगों ने जेन्युइनली अपने दिल से गोसियोक को अपनी फैमिली माना, और गोसियोक को ये बात रियलाइज हो गई थी कि उसका भाई नहीं बल्कि वो बड़ा किस्मत वाला था। इतने सालों से इतनी बड़े फैमिली में रहकर फिर भी उनका प्यार पा रहा था, जबकि वो है इलिजिमेट चाइल्ड। गोसियोक रोते रोते कहने लगा, आई एम सॉरी। और बाहर गोचेन सब कुछ सुन रहा था। इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोई कहता है, तुम सच्ची में जा रहे हो? और तुम्हारे वाइफ के बारे में क्या? गोसियोक कहता है, मैंने उससे शादी करी थी सिर्फ शादी करने के लिए, बिना किसी फीलिंग के। मेरा तो एक अफेयर भी चल रहा था, और अब आखिरकार हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? डिवोर्स पर साइन करना ही पड़ेगा। और ये क्या है? गोसियोक कहता है, ये मटेरियल्स हैं जिनकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी अपनी कंपनी को चलाने के लिए। मैंने अपने लोगों को कह दिया है कि अब से वो फ्यूचर चेयरमैन का ख्याल रखें। वो लोग काम के लोग हैं, इसलिए उनका अच्छे से इस्तेमाल करना। और अब मैं जा रहा हूँ। ओ हाँ भैया, मुझे बस एक बात बताओ, आखिरकार इस दुनिया में तुम्हारी मदद किसने करी? कौन था वो? गोचेन अपने मन में कहने लगा, इसने डेफिनेटली मुझे अभी भैया कहा है ना? गोसियोक कहता है, डायरेक्टर किम? नहीं नहीं नहीं, वो तो ओरिजिनली मेरा आदमी था। क्या वो कोई और एग्जीक्यूटिव है या फिर एक टीम लीडर है? अगर वो कोई हमारी कंपनी से नहीं है तो इसका मतलब वो एक ही हो सकता है जिसके ऊपर तुमने बहुत सारा पैसा लगाया है, किम ह्योंग सुंग। और वो तो सिर्फ एक हाई स्कूल का बच्चा है। ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? क्या सच्ची में क्या किम ह्योंग सुंग ही वो बंदा है जिसने तुम्हारी मदद करी? गोचेन कहने लगा। गोचेन अपने मन में कहता है, मैं एक पागल हूँ जो मैंने अपना गार्ड को नीचे करा क्योंकि सक्सेशन की रेस खत्म हो गई है। गोसियोक कहता है, तो तुम कह रहे हो जितना भी सब कुछ ये मेरे साथ हुआ है वो सब कुछ एक हाई स्कूल के बच्चे की वजह से हुआ है? ये सब कुछ उसका काम था? गोचेन कहता है, अगर तुमने ह्योंग सुंग को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे भाई हो। लाइन को क्रॉस मत करना। गोसियोक कहता है, जरा अपने आप को देखो, शांत हो जाओ। आखिरकार मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं एडमिट करता हूँ तुम मेरे से बेटर हो लोगों का इस्तेमाल करने में। नहीं, एक्चुअली यही वजह है जिसकी वजह से तुम अगले चेयरमैन बन रहे हो, क्योंकि मैं कभी भी चीजों को चलाता नहीं और एक हाई स्कूल के बच्चे की बात पर यकीन करना। गोसियोक चला गया। तब इसके पास एक फोन आता है। वो कहता है, हेलो। किम ह्योंग सुंग कहता है, मैंने सुना कि तुम्हें पता चल गया कि आखिरकार मैं हो कौन। गोसियोक कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे फोन करोगे। बताओ क्या बात है, या फिर तुम मुझे आखिरी गुड बाय करना चाहते हो? किम ह्योंग सुंग कहता है, गुड बाय? आखिर हमारा रिश्ता ही क्या है? मैं फोन तुम्हें वार्न करने के लिए कर रहा हूँ। मैं गोचन जैसा नहीं हूँ जो इस मामले को इतनी पीसफुली सोल्व कर देगा। तुम अब से शायद अपनी लाइफ को ऐसे जियोगे जैसे कि तुम रॉयल फैमिली के मेंबर हो, लेकिन तुम्हारे पास थोड़ी सी भी पावर नहीं होगी, इसीलिए कोई भी स्टंट करने के तो कोशिश भी मत करना। गोसियोक कहता है, क्या तुम दोनों ने ये प्लान कर रखा है? भैया कहता है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं अगर मैंने तुम्हारे साथ पंगा लिया, और तुम मुझे वार्न कर रहे हो कि अगर मैंने भैया के साथ कुछ पंगा किया मुझे जलन हो रही है तुम दोनों की लॉयल्टी को देखकर। लेकिन ये ऑलमोस्ट मुझे बुरा फील करवा रहा है। मैं साफ साफ अपने भैया की कैपेबिलिटीज को एक्नॉलेज कर चुका हूँ, इसीलिए थैंक्स इन एडवांस मेरे भाई और म्यूजिक कंस्ट्रक्शन को। किम ह्योंग सुंग अपने मन में कहता है, फाइनली मैंने एक पजल सोल्व कर ली और अब बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं। वो दिन जब मैं ट्रिक
ट्रिगर को पुल करूंगा अपने प्लान के गोल्डन सर्कल को टेक डाउन करने के लिए। लेकिन उससे पहले सीन कहीं और जाता है। एक बंदा कहता है प्लीज 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 ह्यूंगसुंग प्लीज। ये जंग मिनो था जो बहुत ज्यादा मार खा चुका था। उसने किम ह्यूंगसुंग को फोन लगाया था, एक बार नहीं 44 बार। किम ह्यूंगसुंग कहता है उससे पहले वक्त आ चुका है बाकी मैस को साफ करने का। सीन कट होता है। कोई कहता है ओ माय चेयरमैन जो ट्रेनिंग में है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जो आप यहाँ पर आए। गोचेन कहता है वेल ज्यादा कुछ नहीं, ह्यूंगसुंग अगले साल सियोल में ट्रांसफर करने वाला है। ये प्रिंसिपल था और ये सुनने के बाद वो शॉक हो गया। वो कहता है क्या? एकदम से वो अपने मन में कहने लगा किम ह्यूंगसुंग ही तो वही बंदा है, वही मौका है जो च्योनिल हाई स्कूल को रेपुटेटेड स्कूल बना सकता है। और अगर मैं इस बात को मना कर देता हूँ तो म्यूजियम कंस्ट्रक्शन की फंडिंग वो भी रुक जाएगी। गोचेन कहता है मिस्टर प्रिंसिपल ह्यूंगसुंग को तो एक ना एक दिन ग्रेजुएट होकर यहाँ से जाना ही था। इसके बारे में क्या ख्याल है कि ह्यूंगसुंग के बिना हम अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को कैसे जारी रखें? मैं च्योनिल हाई स्कूल को लगातार सपोर्ट करना चाहता हूं ताकि वो एक रेपुटेबल स्कूल बन सके और एक एजुकेटर होने के नाते मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में फिक्र है। प्रिंसिपल कहता है ऑफ कोर्स ह्यूंगसुंग के जिगरे वाला अब छोटे मोटे तालाबों में थोड़ी रहेगा, वो भी तो जाना चाहता होगा आखिरकार समंदर में। वहीं दूसरी तरफ कोई 1 दिसंबर को मैसेज करता है ह्यूंगसुंग प्लीज मेरी फोन को उठा लो। उठाओगे ना तुम? फिर 3 दिसंबर को मैं सच्ची में अपने एक्शंस को रिग्रेट करता हूँ जो भी मैंने पहले करे। अगर तुम मुझे बस एक और चांस दे दो तो मैं प्रॉपरली अपोलाइज करना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। 6 दिसंबर मैं कोई भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जो भी तुम करना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी चुकाने के लिए तैयार हूँ, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ अगर कुछ है, अगर उससे तुम्हें अच्छा फील होता है। किम ह्यूंगसुंग ये सारे मैसेज पढ़ने के बाद कहता है ये बंदा एक मजाक है। तभी कोई कहता है ह्यूंगसुंग क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? ये वही जंग मिनो है। जंग मिनो डेसन को छोड़ने के बाद वो सपने देख रहा था कि उसकी एक नई शुरुआत एक नए शहर और एक नए स्कूल में शुरू हो गई है। उसके माँ बाप ने बहुत सारे पैसे खर्च करे ताकि वो उसके पास्ट को मिटा सके और अब से वो अपनी नई जिंदगी को शुरू करने वाला है। वहाँ पर वो और बच्चों को ट्रीट देता है, उनको कहता है जाओ तुम्हें जो खाना है वो उठा लो। उसे लग रहा था कि अगर वो औरों के लिए स्नैक स्टोर से चीजें खरीदेगा और वो उनकी मदद करेगा जब उनको मदद की जरूरत पड़ेगी, तब वो खुद भी एक रेगुलर हाई स्कूल स्टूडेंट की लाइफ जी सकता है। और जब वो जा रहा था तब इसके पीछे एक बंदा आता है। वो कहता है ओए मेरे बैग को मेरे घर तक छोड़ कर आ, करेगा ना तू? वो सीधा जाकर ही है। उसके पाँव के पास वो बैग गिरा। जंग मिनो अपने मन में कहने लगा ये पार्क मिंगू, इसको साफ साफ देखकर बताया जा सकता है कि इसका जो चेहरा है वो बोली वाला है और अगर अभी मैं इसका यहाँ पर काम करूंगा तो मैं इसका यह एरेंड बॉय बन जाऊंगा। ये मुझसे सारे काम करवाया करेगा चाहे मैं यहाँ पर पिट जाऊं, लेकिन फिर भी अबे मुझे अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखना है। जंग मिनो कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं? और इतना कहने के बाद ही वो बंदा जंग मिनो के पेट में लात मार देता है। जंग मिनो सोचने लगा अगर मैं बस ये एक मुक्का खाने के बाद सरेंडर कर दूंगा तो मेरे सच्ची में लग जाएंगे, मैं अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकता। वो चिल्लाकर उस पर हमला कर देता है। वो कहने लगा साले तुम मुझे क्यों मार रहा है? वो बंदा जंग मिनो के मुक्के को आसानी से पकड़ लेता और कहता है ओ इतना कमजोर मुक्का, और फिर अपने दूसरे हाथ से घुमाकर सीधा जंग मिनो के मुंह पर जोरदार मुक्का मार देता है। जंग मिनो नीचे गिर गया और उसके बाद वो बंदा उसके सर पर थूक देता है। वो कहता है से हेलो गाइस, ये है मेरा नया खिलौना। और उस दिन के बाद से उसकी स्कूल की लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। वो बोली उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है बहुत बढ़िया काम करा डमैस मेरा बैग लेकर आया और अब जा मेरे लिए एक बन खरीद लेकर आ। और जब वो खरीदने के लिए जाता है उसे उसके दोस्त मिलते हैं जिनको उसने पहले स्नैक खरीद कर दिया था। जंग मिनो कहता है हे गाइस आज स्कूल होने के बाद चलो चलते हैं, लेकिन वो लोग उसके साथ बात नहीं करते हैं और कहते हैं ये बुलशिट कहाँ से आ गया सुबह सुबह, ओए आज के बाद हमारे साथ बात भी मत कर दियो। जंग मिनो पूरी तरीके से अकेला हो गया था और जो रियलिटी थी वो और ज्यादा कठोर होती गई उसके लिए। और वहीं बाद में वो पार्क मिंगू कहता है तुझे क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? बस 50,000 वोन। मुझे मालूम है कि तो अपने दोस्तों को स्नैक स्टोर पर ट्रीट देता है, उनको पीसी कैफे पे ले जाता है। ओए क्या बात हो गई मेरे प्यारे खिलौने? मुझे यह मत कह कि तू गुस्सा हो रहा है, लेकिन तू क्या ही कर सकता है? मेरे पेरेंट्स को बताएगा, मुझे चाकू मारेगा? साले कोशिश करके देख ले अगर तू कर सकता है। वो देख रहा है, तुझे मालूम है वो कौन है? वो ग्योंगी डो में रिच फैमिली का बंदा है। इसका बाप जब एक फोन लगाता है तो प्रिंसिपल भी भाग भाग कर उसके घर जाता है। तो रो रो के अपने पेरेंट्स के पास जाना उसका कोई फायदा नहीं होगा। तू मुझे रिपोर्ट करेगा तो मेरा दोस्त एक लॉयर हायर करेगा और
तेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तू तो पहले ही पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जंग मिनो कहने लगा, आखिरकार तुम लोग ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत करा? वो कहता है, किसी ने मुझे ये करने के लिए कहा, तुम्हें तो मालूम होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जीना चाहिए था मैन। और जंग मिनो समझ जाता है कि इसके पीछे किम ह्योंग सुंग है। वो अपने मन में कहने लगा, मुझे ये मत कहना कि किम ह्योंग सुंग इंतजार कर रहा था जंग मिनो का कि वो अपनी होप की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता रहेगा। किम ह्योंग सुंग कहता है उसने अपना नंबर बदल लिया और अपने दोस्तों को भी छोड़ दिया। जंग मिनो, तुम तो सरवाइव करने के लिए कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो रहे हो। क्या बात है? क्योंकि जितना ज्यादा वो ऊपर जाता रहेगा होप की सीढ़ियों पर, उतना ही जोर से वो नीचे गिरेगा। हेलो, उस काम का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें करने को कहा था? दूसरी तरफ से आवाज आती है कि एक बंदा है पार्क मिंगू, जंग मिनो के स्कूल में ही है। वो अपने मिडिल स्कूल से ही एक्टिव है और वो डेफिनेटली स्किल्ड है और उसकी रेटिंग है B+। ह्योंग सुंग कहता है, पार्क मिंगू ठीक है। दूसरा बंदा कहता है, उसकी हायरिंग फीस और क्या काम करना है उसको? ह्योंग सुंग कहता है, 1000 डाउन पेमेंट और 5000 जब काम पूरा हो जाएगा। वो जो चाहे वो कर सकता है, बस जंग मिनो को स्कूल से बाहर निकलवाना है। उसे दिखाओ, आखिरकार उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी कोशिश करे, कितनी मेहनत करे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा करने के लिए उसके पास जरा सी भी होप नहीं होगी। ब्रोकर कहता है, तुम तो सीरियसली एक क्रेजी बास्टर्ड हो। किम ह्योंग सुंग कहता है, बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर लेते हो। और इसके बारे में कोई भी शक नहीं है कि किम ह्योंग सुंग ने गोल्डन सर्कल को हायर करा ये काम करने के लिए। वही पार्क मिंगू कहता है, रॉक पेपर सीजर्स। ओ हाँ, ओए इधर आ। जंग मिनो सोच रहा था, वो साला क्रेजी बास्टर्ड अभी भी मेरे पीछे लगा हुआ है, मुझे भागना होगा, लेकिन भागकर भी मैं क्या कर लूंगा, क्योंकि मैं हमेशा किम ह्योंग सुंग के हाथों की पावर में ही रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा, इसे सहन करूंगा, इसी का नाम तो जिंदगी है। अगर मैं ऐसा ही सहन करता रहूंगा तो चीजें शायद अपने आप सही हो जाएगी। उन लोगों ने मार मार कर उसका पूरा मुंह सुझा दिया। बाद में कहता है वो बंदा, बोली, मीनो ये दूध मैंने 3 दिनों के लिए सड़ा कर रखा है तेरे लिए। अगर तू इसको ला कर देखेगा ना तो तुझे पता चल जाएगा आखिरकार ये कितना गाढ़ा है। अगर तू ये पीता है और पीने के बाद अगली क्लास तक तू सरवाइव कर लेता है ना बिना बाथरूम में जाए, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद तुझे दोबारा कभी तंग नहीं करूंगा। जंग मिनो कहता है, सच्ची में? वो कहता है, हाँ, तुझे क्या ट्रस्ट इश्यूज हैं? अरे मैं वादा कर रहा हूँ। और जंग मिनो वो दूध पी लेता है। क्लास शुरू हो गई और जंग मिनो को बाथरूम जाने की अर्ज फील होने लगी। वो अपने आप को रोकने लगा। वो अपने मन में बस एक ही बात कह रहा था, मुझे बस इसे 1 घंटे के लिए रोक के रखना है और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज प्लीज, नहीं मैं और नहीं कर सकता, नहीं बस थोड़ा और। लेकिन क्लास में ही उसकी पैंट गीली हो जाती है। वो अपना पिछवाड़ा पकड़कर वहां से भागने लगा और वहां पर वो बच्चे हंसने लगे। क्या उसने सच्ची में अपनी पैंट में हक दिया? टॉयलेट में जंग मिनो सोचने लगा, नहीं वो साले बास्टर्ड, सीरियसली अब मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। नहीं मैं इसे अकेले नहीं सहन कर सकता। 1 मिनट, मेरे जिम के कपड़े, हाँ, अब की बार मेरे पास एविडेंस है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे हैं। अगर एक बार वो लोग इसे देखेंगे तो वो पक्का ही मेरी मदद करेंगे। वहीं टीचर के सामने वही बुली कहता है, मुझे माफ कर देना टीचर, अब की बार मेरा प्रैंक कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया, ये दोबारा कभी नहीं होगा। टीचर कहता है, पार्क मिंगू कहीं तुम इसको बुली तो नहीं कर रहे? पार्क मिंगू कहता है, टीचर बुली? कम ऑन, आप बाकियों से पूछ सकते हैं, मैं और मिनो तो बहुत पक्के दोस्त हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना मिंगू? हे मिनू, टीचर्स तो बस सरकारी नौकर हैं, वो लोग तो बस अपनी शांति से रिटायरमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं, तुझे मालूम है? हाँ, कई सारे टीचर्स होते हैं जिनके पास उबल के मदद करने की चुल उठती है और उन्हीं जैसे टीचर्स की वजह से तो रिव्यू बोर्ड अभी भी खुला हुआ है। लेकिन मिनो ध्यान से देख, अभी वो जोरदार मुक्का जंग मिनो को मारता है और उसके बाद कहता है, इस पॉइंट से हम दोनों पर ब्लेम आएगा और ये लोग टेस्टिफाई करने वाले हैं कि तूने मुझे मारा, तेरी गलती है। तो जा मेरे बारे में सबको बता, मुझे दिखा कर तो क्या कर सकता है साले बास्टर्ड। जंग मिनो अपने मन में कहने लगा, मैं साला पागल हूँ, मैंने एक टीचर पर भरोसा करा क्योंकि मेरे पास कोई और है ही नहीं जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। क्या मेरा दिमाग खराब हो गया था इतना सारा मार खाने के बाद? जब वो क्लास में आता है एक बंदा कहता है, ओए जंग मिनो, क्या जो अफवाह है वो सच है? जंग मिनो कहता है, क्या अफवाह? वो कहता है, मैंने सुना कि तुझे डेसन में बच्चों को बुली करने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। वो लोग
वो कहने लगे ये कारमा है, ये हमारे सामने कितने अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहा था, कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है ये। और अब तो जंग मिनो की आखिरी होप भी चली गई और जंग मिनो ने चूज कर लिया स्कूल से निकलने का। कुछ दिनों बाद जंग मिनो के घर पर कोई घंटी बजाता है। जंग मिनो कहता है हाँ आ रहा हूँ। जब वो गेट खोलता है तो वही बुली था जो जंग मिनो को सीधा लात मार देता है। जंग मिनो नीचे गिर गया। वो कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने वो काम पूरा कर लिया जिसके लिए तुम्हें हायर किया गया था, अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो कहता अच्छा तो तुम्हें इसके बारे में भी मालूम है। वेल तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हें मालूम है थोड़े थोड़े टाइम में एक क्लाइंट आता है अजीब अजीब रिक्वेस्ट लेकर। उसने मुझे कहा कि 1 महीने में कम से कम एक बार तुझे इतना मारूं कि तू अपने मौत को छू कर वापिस आए, ताकि तेरी हड्डियों पे लिख जाए कि जो ये नर्क है ना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और अभी प्रेजेंट में जंग मिनो किम ह्यूंग सुंग के सामने अपने माथे को पीटते हुए कहता है किम ह्यूंग सुंग मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें उसके लिए अच्छा लगता है तो बताओ क्या करूँ मैंने जो कुछ भी करा है मैं उसका प्राइस पे करना चाहता हूँ। किम ह्यूंग सुंग कहता है इंटरेस्टिंग, क्या कोई ऐसी चीज है जिसका तुम सही प्राइस दे सकते हो उस काम के लिए जो गलत है? मेरा मतलब तुमने अब खुद भी ये एक्सपीरियंस कर लिया है कि ये चीज तुम्हें मार सकती है, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दूंगा उसे देखते हुए कि तुमने कितनी मेहनत करी है मुझे मिलने के लिए। पार्क मिंगो को टेक डाउन कर ले। आफ्टर ऑल वही तो बंदा है जिसने अभी तक तेरे सामने तुझे कितनी बार पीटा है, तेरे साथ कितना गलत करा है। जंग मिनो कहता है पार्क मिंगो कैसे? वो किम ह्यूंग सुंग की टांग पकड़ लेता और कहता है प्लीज मुझे बताओ कैसे, मुझे क्या करना होगा, मेरे पास कोई पावर नहीं है ना ही पैसा। ह्यूंग सुंग कहता है तेरे पास तेरी बॉडी तो है, अब ऐसा थोड़ी है कि तो अपनी उस बॉडी से पूरे के पूरे स्कूल को पलट कर रख सकता है, लेकिन इतना बड़ा मैस खड़ा कर कि पुलिस वाले उनको एक एक्शन लेना पड़े। अगर तू फ्रीडम चाहता है तो ये प्रूव कर कि तेरे पास वो है उसे पाने के लिए। वही पार्क मिंगो स्कूल में बैठा हुआ था। वो कहने लगा कितना ज्यादा बोरिंग हो गया है, अब मेरा जो खिलौना था ना यहाँ पर नहीं है। वो अपने मन में सोच रहा था गोल्डन सर्कल क्या वही बढ़िया चीज है? मुझे यकीन नहीं होता है कि मुझे 6000 मिले उसे मारने के लिए, साला जंग मिनो, और 1000 अलग से हर महीने। क्या मैं उन पैसों से अपने आप को वेकेशन पर ले जाऊं? तभी दरवाजा खोलकर कोई अंदर आता है। वो कहता है क्या तू पार्क मिंगू है? जब तक मैं तेरे साथ अच्छे से बात कर रहा हूँ तो चुपचाप मेरे साथ चल। पार्क मिंगू अपने मन में कहने लगा क्या पुलिस? पुलिस वाला कहता है तू जंग मिनो को जानता है, कल रात उसने बिल्डिंग से छलांग ला दी, वो अपने घर के 4th फ्लोर से कूद गया, वो जिंदा है लेकिन होश में नहीं है। पार्क मिंगू कहता है लेकिन उसका मेरे साथ क्या लेने देना है? पुलिस वाला कहता है जरा शेमलेस बास्टर्ड को देखो, कूदने से पहले जंग मिनो ने तुम्हारा नाम लिख रखा था, इसमें लिखा है कि वो तुम्हारी वजह से जिंदा नहीं रहना चाहता, और कई सारे विटनेसेस हैं जिन्होंने तुम्हें उसे बुली करते हुए देखा है, यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज भी है जिसके अंदर तुम उसके घर में घुसकर उसको मारे। पार्क मिंगू कहने लगा वो क्या हुआ था ना? वो पुलिस वाला कहता है बता क्या हुआ था? 1 मिनट काफी है और एविडेंस यूं भाग भाग कर आने लगेंगे। पार्क मिंगो अपने मन में कहने लगा मेरे लग गए, मेरा काम तमाम हो गया, अब मैं क्या करूं? पुलिस वाला कहता है तू क्या सोच रहे इतनी देर से? जो एविडेंस हमारे पास है उसे तो पक्का बेटा जुवेनाइल डिटेंशन में जाने वाला है, और जंग मिनो के पेरेंट्स तेरे ऊपर केस भी फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं। पार्क मिंगो अपने मन में कहने लगा ये कितना ज्यादा अनफेयर है, मैंने ये इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं करना चाहता था। क्या वो चाहते हैं कि इसका पूरा का पूरा इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। वो कहता है मैं सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हूँ। वो एक्चुअली मुझे किसी ने हायर किया गया था जंग मिनो को मारने के लिए, उसे बुली करने के लिए। डिटेक्टिव क्या आपको गोल्डन सर्कल के बारे में मालूम है? और तभी कोई कहता है साले तू पागल है, साले बास्टर्ड चुप हो जा। वो पुलिस वाला कहता है या आप क्या कर रहे हैं? वो कैमरे को साइड कर देता है, माइक बंद कर देता है। वो पुलिस वाला कहता है ओए क्या तुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो लोग तुझे इतना पैसा क्यों देते हैं? पार्क मिंगू कहता है काम करने के लिए। पार्क मिंगू अपने मन में कहता है मैंने सुना था कि गोल्डन सर्कल पूरे के पूरे साउथ कोरिया पर कंट्रोल करता है, क्या वो सच बात है? वो पुलिस वाला कहता है क्या बकवास कर रहा है तू? वो काम करने के लिए नहीं बल्कि वो मनी इसलिए दिया जाता है ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो सारा का सारा ब्लेम तुम अपने आप के ऊपर ले सको। मिंगू अगर तुम गोल्डन सर्कल के बारे में बात करना चाहते हो तो करो, लेकिन तुम प्रूव कैसे करोगे? पुलिस स्टेशन में मैं हूँ, लॉयर ऑफिस में कोई और होगा, कोर्ट में कोई और। क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? तुम्हें जितना भागना है भाग लो। अगर तुम इतना ज्यादा क्यूरियस हो ये देखने के लिए आखिरकार तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्या तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें क्या करना है? अब इसे अच्छे से दोबारा से शुरू करते हैं, समझे? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और वो उस जेल से चला गया, और वहीं दूसरी तरफ ग्योंगडी जनरल हॉस्पिटल के अंदर एक टीवी था जिसपे खबर चल रही थी। एंकर कहता है ग्योंगडी
डो हाई स्कूल के अंदर एक बच्चा बुलिंग का शिकार हो गया। स्कूल से ड्रॉप आउट लेने के बाद उसने अपने आप को मारने की कोशिश करी बिल्डिंग से कूदकर। वो बच्चा फॉर्चुनेटली जिंदा है, लेकिन जो गुनहगार कल्प्रिट है इस इंसिडेंट का, मिस्टर पार्क, उसने उस सच को मान लिया है। और लॉ के अकॉर्डिंग तभी एक बंदा कहता है, ओ माई ये क्या है, मैं तो अपने आप को गाली देने से रोक ही नहीं पा रहा। और एक लड़की कहती है, इस जैसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए, उन्हें कभी भी सूरज की रोशनी भी देखने को नसीब नहीं होनी चाहिए। वहीं से जा रहा था किम ह्योंग सुंग, वो अपने मन में कहता है, आखिरी में पार्क मिंगो ने सारे के सारे ब्लेम को अपने ऊपर ले लिया। मेरा भी यही हाल हो सकता था अगर मैं जल्दबाजी करता गोल्डन सर्कल को अकेले टेक डाउन करने के लिए। मुझे पेशेंस के साथ हर एक अपॉर्चुनिटी को हर हालत में लेना होगा। ऑफ कोर्स मैं अपने लिटिल जॉयज को एंजॉय करूंगा जब तक मैं कर सकता हूँ। वो ठक ठक करता है और कोई कहता है, कम ऑन आ जाओ। जब वो अंदर आता है तो जंग मिनो की मॉम कहती है, तू क्या तू पागल है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? किम ह्योंग सुंग कहता है, क्यों, क्या तुम किसी नर्स या किसी और को बुलाना चाहती हो? उसकी मॉम कहती है, साला दफा हो जाए यहाँ से, अभी क्या तुमने सुना नहीं? किम ह्योंग सुंग कहता है, मैं तो बस जंग मिनो के साथ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। कम ऑन, ये हो एक हॉस्पिटल है, मैं इतना पागल नहीं हूँ, आखिरकार मैं यहाँ पर कर भी क्या लूंगा? उसकी मॉम कहती है, आखिर क्या तुम कौन सी ट्रिक यहाँ पर खेलने के लिए आए हो? किम ह्योंग सुंग कहता है, मैंने एक वादा किया था जंग मिनो को कि मैं उसको बुली नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे इतना सब होने के बाद भी भगा दोगी तो मुझे नहीं मालूम आखिरकार मैं क्या कर बैठूंगा। उसकी मॉम डर गई, अपने मन में कहने लगी, ये पागल, ये जो कहता है वो करके रहता है। लेकिन वो कहती है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने मीनो के बाल को भी हाथ लगाया तो। किम ह्योंग सुंग कहता है, हाँ। वो कहती है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी दिमाग में ये बात डाल लो, अगर मुझे कुछ भी सुनाई दिया तो मैं तुरंत अंदर आ जाऊंगी। ह्योंग सुंग कहता है, चिंता मत करो और अब दफा हो जाओ प्लीज। किम ह्योंग सुंग जंग मीनो का हाथ पकड़कर कहता है, मीनो जब मैं आ रहा था तो मैं तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहा था, प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे आशा है कि तुम मुझे सुन सकते होगे, ताकि ये फीलिंग अभी जो मुझे फील हो रही है, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और ये मोमेंट, ताकि तुम ये सब कुछ याद कर सको जब तुम यहाँ पर अंदर फंसे हुए हो। तुम्हें भी बाकियों की तरह हार मान लेनी चाहिए थी और अपनी किस्मत को मान लेना था। तुम्हें मालूम है, तुम्हें ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखकर एक कीड़े की तरह जो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है किसी तरीके से, ये कितना ज्यादा मजेदार है, मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। हे मीनो, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है मेरे वादे को निभाने की, और ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने भले के लिए ऐसा ही यहीं पर बड़े रहो, क्योंकि अगर तुम जागे तो तुम मुझे मिलने वाले हो दोबारा से अपनी उसी नर्क वाली जिंदगी में। उसके बाद वो वहां से चला गया। वो अपने मन में कहने लगा, मैंने ये रास्ता जस्टिस के लिए नहीं या किसी और बड़े महान काम के लिए, बल्कि बदले के लिए चूज किया है, लेकिन मैं अपने आप को उस बदले में पूरी तरीके से गाड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपने इस लाइफ में ये मेक श्योर करना है कि मैं अपने लोगों को भी खुश रखूं। खाली ये नहीं कि बस मैं अपने एनिमीज से रिवेंज लेता रहूं। वो कुछ सामान लेकर वहां से जाने लगा। वो अपने मन में कह रहा था, स्टीर फ्राइड पोर्क ये काम कर जाएगा ना, मुझे ह्यूजिन के लिए स्टीम्ड एग्स भी प्रिपेयर करने चाहिए। जैसे ही वो बिलिंग काउंटर की तरफ जाने लगा, एक लड़की उसे देखने के बाद वहां से भागने लगी। वो बंदा कहने लग जाता है, क्या तुम्हें ये खरीदने नहीं? किम ह्योंग सुंग देख लेता है कि वो ओ हेजी है। सीन कट होता है। किम ह्योंग सुंग किसी को कहता है, मैंने इतने पैसे खर्च करे ये पता लगाने के लिए, जैसा कि मैंने सोचा था उन लोगों ने ये फेक करा। एक डॉक्टर की मदद से उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कोई नस वस नहीं काटी उसकी। कितना ज्यादा टचिंग अफेक्शन है एक पेरेंट का अपने बच्चे के लिए। दूसरा बंदा कहता है, तो आखिरकार तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या मैं डॉक्टर को रास्ते से हटा दूं या फिर ओहेजी को? किम ह्योंग सुंग कहता है, नहीं, कोई जरूरत नहीं, अभी वो जैसे हैं वैसे ही रहने दो। उसके पास पैसे हैं, पावर है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो अपनी बेटी को इतनी आसानी से छोड़ सकता है। यहाँ तक कि उसने गोल्डन सर्कल वालों को भी हायर करा उसके लिए। गोचैन कहता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम उनको ऐसा ही छोड़ना चाहते हो? किम ह्योंग सुंग कहता है, क्या तुम्हें मालूम है ओहेजी सुपरमार्केट से क्या खरीद रही थी? बस कुछ स्नैक्स जो कहीं से भी खरीद सकती थी। वो कई महीनों से एक पेशेंट की एक्टिंग कर रही थी, तो पक्का ही वो अंदर से भोजदा घुट रही होगी। उसने एक हुडी भी पहन रखा था क्योंकि वो डर रही थी कहीं वो पकड़े ना जाए, तो वो पक्का ही बाहर हवा खाने के लिए आई होगी। और ये उसका पहली बार भी नहीं होगा, और उससे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो थोड़े थोड़े टाइम में ऐसे ही बाहर आती रहे। और वहीं ओहेजी अपने घर में जाकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो अपने मन में कहने लगी, कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, वो कैसे पहचान सकता है? किम ह्योंग सुंग कहता है, वो अपने दोनों पैरों पर चल सकती है लेकिन औरों के सामने नहीं। वो दरवाजा तो खोल सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती। और तुम्हें नहीं लगता कि वो
उनके लिए एक जिंदगी नरक बन गई है। ओहेजी और जंग मिनो के लिए लॉन्गेस्ट टाइम पॉसिबल जो हो सकता था, जितना ज्यादा हाईएस्ट पेन उन्हें दिया जा सकता था, वो किम ह्योंग सुंग ने उनको दिया। वो तो उन्हें उतना ही दुख दे रहा था जितना उसको उनसे अपनी पिछली लाइफ में मिला। टाइम चलता गया। दिन शांत थे, लेकिन किम ह्योंग सुंग के लिए नहीं। किम ह्योंग सुंग लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपनी स्किल को सीवो के साथ इम्प्रूव कर रहा था। वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे हो गए थे। राउंड खत्म होने के बाद शिवू कहता है, हम लगातार 5-5 मिनट के 5 राउंड कर चुके हैं, क्या तुम्हें थकान नहीं हो रही? किम ह्योंग सुंग कहता है, मुझे तो इसकी आदत हो गई। तभी कोई कहता है, ओए हाई स्कूलर्स, ऐसा लगता है कि तुम लोग अपनी ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से कर रहे हो। किम ह्योंग सुंग कहता है, ओ कोच आप आ गए। कोच कहता है, ह्योंग सुंग क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें स्टेज पर पहुंचा सकता हूँ जहाँ पर तुम्हारे सेकेंड ईयर में तुम्हारा कोई भी सामना न कर सके। और हमारी ट्रेनिंग भी अब खत्म होने को आ रही है। आपने इस हफ्ते के जो शेड्यूल है वो खत्म कर लो, क्योंकि इस हफ्ते हम चेक करने वाले हैं तुम्हारी इस सारी की सारी ट्रेनिंग का फल। सीयू कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? कोच कहता है, सियोल। हम जा रहे हैं सियोल। कुछ दिन पहले सियोल के अंदर ली डुआक के जिम में। कोई कहता है, ये तो वही जंग डूचियोल है ना, वैसा ही लगता है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये अपने कोच का दोस्त है। दूसरा बंदा कहता है, तुम कैसे हो? डूचियोल कहता है, ठीक ठाक, तुम बताओ। वो कहता है, जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बस अभी ही मेरा एक स्टूडेंट यूएफएल में गया है और ये बात बाहर फैल गई और अब मुझे स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करना पड़ता है। पता नहीं इतने सारे आ जाते हैं। ये बंदा ली डुआक जिम का कोच है। ली डुआक। डूचियोल कहता है, ये तो अच्छी बात है। ली डुआक एक जूनियर है जंग डूचियोल के जिम से, और जब तक वो ड्रग वाला इंसिडेंट नहीं हुआ था, ली डुआक जंग डूचियोल को अपना भगवान मानता था। लेकिन डूचियोल के फॉल के बाद सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल गई। डूचियोल के बाद ली डुआक यूएफएल में आया और नेचुरली क्योंकि वो दोनों एक ही जिम से थे तो उसकी पॉपुलैरिटी ली डुआक को मिलने लगी। लेकिन एक सच था जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं था कि ली डुआक वो भी ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। डूचियोल अपने मन में कहता है, अगर पहले मैं ड्रग की वजह से पकड़ा ना जाता तो सब कुछ जो आज ली डुआक के पास है, जितने वो मजे कर रहा है, वो सब कुछ मेरे होते। मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मैं एक पीस ऑफ शिट हूँ। डूचियोल कहता है, आई एम सॉरी, तुमसे एक फेवर मांगने के लिए। इतने सालों के बाद तुमसे मिल रहा हूँ, लेकिन आते ही तुमसे फेवर मांग रहा हूँ। वो बात यह है कि क्या तुम्हारा स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट के साथ स्पारिंग कर सकता है? तुम्हें तो अच्छे से मालूम ही है आखिर कितना सारा डिफरेंस होता है कंट्री साइड और सियोल के बीच में। कंट्री साइड यानी ज्यादा पॉपुलर जगह नहीं है, जैसे कि मेन सिटीज से दूर जहाँ पर कम लोग हैं, कम सुविधा है और भी बहुत कुछ। ली डुआक कहता है, स्पारिंग ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। डूचियोल, मैं मानता हूँ कि हम एक टाइम पर बहुत ज्यादा करीब हुआ करते थे, तो मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूँ, तुम्हारे लिए कोई भी रास्ता नहीं है जिसकी वजह से तुम अपनी इमेज को रिस्टोर कर सकती हो इस फाइटिंग सीन में। आजकल लोग सब कुछ यूट्यूब पे देख लेते हैं और इसीलिए उन लोगों को तुम्हारे पास के बारे में सब कुछ मालूम है। और मेरे स्टूडेंट साफ साफ मना कर देंगे क्योंकि वो तुम हो जो स्पारिंग के लिए आया है। और तो और कम ऑन, तुम ऐसा कर भी क्यों रहे हो? आखिरकार तुम अपने स्टूडेंट्स को पनिश क्यों करना चाहते हो? जाकर उन आंटियों को एक डाइट प्लान दो, उनको कहो कि डाइट पर जाए और एक्सरसाइज करे। डूचियोल अपने मन में कहता है, थैंक गॉड ये बिल्कुल भी नहीं बदला। थैंक गॉड ये अभी भी पहले जैसा ही सेम ट्रैश बैग है अपनी घटिया हिस्ट्री के साथ। डूचियोल उसकी बेइज्जती को सहन करते हुए हंसते हुए कहता है, इसके बारे में चिंता मत करो, मैं दोबारा डिबेट नहीं करने वाला। मैं बस ये देखना चाहता हूँ आखिरकार वो लोग कितने इम्प्रूव हुए, और मैं ये भी शो ऑफ करना चाहता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसा जूनियर है। ली डुआक अपने मन में कहता है, ओह ये मेरा एक मौका हो सकता है इस एसल को बेइज्जत करने का और अपने जिम को प्रमोट करने का। ली डुआक कहता है, ये बात तुम कह रहे हो, अगर कोई और होता ना, चलो एक डेट सेट कर लेते हैं। और अभी प्रेजेंट में सीवू कहता है, ओ हाँ क्या बात है, सियोल तो सच्ची में बिल्कुल अलग है। डूचियोल कहता है, सीवू अब अपना मुंह बंद कर ले, ये तो ऑब्वियस बात है कि तू एक कंट्री बम्पकिन है। वहीं ली डुआक का स्टूडेंट कहता है, कोच आप मजाक कर रहे होंगे, कम ऑन, स्पारिंग वो भी हाई स्कूलर्स के साथ, ये खाली स्पारिंग के बारे में नहीं है, हमारी रेपुटेशन के बारे में तो सोचिए। वो दोनों प्रोफेशनल प्लेयर थे। राइट वाला 6 मैचेस जीत चुका था और 3 हार गया था और उसका एक टाइटल मैच आगे आने वाला था। और लेफ्ट वाला बंदा है नेशनल मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन स्पेशलिस्ट, वो 4 मैच जीत चुका था और 1 हारा। कोच कहता है, वो लोग हाई स्कूलर्स जरूर हैं, लेकिन उनको जंग डूचियोल ने ट्रेन कर रखा है और उनको हराना तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उनको हराने के बाद तुम्हें बहुत सारी टेंशन मिलेगी और तुम तो ये अच्छे तरीके से जानते हो कि आजकल प्लेयर्स के लिए ट्रेंडिंग में रहना कितना जरूरी है। मैच को मैं तुम्हारे लिए सेट कर दूंगा, ये तुम्हारे
हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, समझे। एक कहता है ठीक है हम करने के लिए तैयार हैं, और दूसरा कहता है ठीक है मैं तो उनका भर्ता बनाने वाला हूँ। ली डुआक कहने लगा जैसा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचा था। लोग ली डुआक को एक प्राउड यूएफएल प्लेयर के नजरिए से जानते हैं, लेकिन ली डुआक के पास उस टाइम की कोई भी अच्छी मेमोरीज नहीं है। ली डुआक उसने ट्रैक रिकॉर्ड बना दिया था, 2 विन और 5 डिफीट। ड्रग्स लेने के बाद भी ली डुआक कभी भी जंग डोचोल के लेवल पर पहुंच ही नहीं पाया। पहुंच क्या, जब तक वो रिटायर नहीं हुआ वो तो बल्कि उसके लेवल के आसपास भी भटक नहीं पाया। और जंग डोचोल को इतने सालों के बाद मिलने के बाद उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई, एक स्ट्रेंज प्लेजर, और डोचोल की आंखों में अपने स्टूडेंट्स के लिए वो होप उसे खाई जा रही थी। ली डुआक कहने लगा जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मजा आने वाला है। अब की बार मैं उस साले को दिखा के रहूंगा कि मैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छा टीच कर सकता हूँ, उससे बढ़िया टीचर हूँ मैं। जब डोचोल अपने स्टूडेंट्स के साथ आता है तो वहाँ पर वो कई सारे लोगों को देखता है जो मार्शल आर्ट सीन से कई फेमस थे, कई पॉपुलर लोग, और डोचोल अपने मन में सोचता है वो बास्टर्ड ली डुआक उसने पक्का ये प्लान कर रखा है मेरी बेइज्जती करने का, यहाँ पर आओ। वो उन दोनों को बुलाता है। डोचोल अपने मन में कहता है और ये बच्चे इनको देखकर लगता नहीं है कि ये नर्वस हैं। डोचोल कहता है क्या तुम लोगों को समझ में आया आखिरकार यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? और तो और नेशनल मार्शल आर्ट्स के प्रोफेशनल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बस एक छोटे से स्पारिंग सेशन के लिए। सीयू कहता है इसका मतलब एक हार्ड फाइट होने वाली है ना? डोचोल कहता है नहीं, इसका मतलब है अगर तुम इन लोगों को यहाँ पर टेक डाउन करोगे तो कम से कम कोई हाई स्कूल के बच्चे के पास इतना चांस नहीं होगा कि वो तुम दोनों के सामने खड़ा भी हो पाएगा। और इस मोमेंट पर जंग डोचोल को रियलाइज हो गया पहली बार कि उसका खून अपने स्टूडेंट्स के नसों में से उबल सकता है। प्लेयर्स टेक योर पोजीशन। कोच ली डुआक ने एक किलर मैच सेट कर दिया था और सीयू का ओपोनेंट अपने मन में कहने लगता है मुझे बुरा फील होने वाला है एक हाई स्कूलर को मारकर। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये तो इसकी गलती है क्योंकि इसने रॉन्ग टीचर को चूज करा है। लेकिन ये लिटिल पीस ऑफ शिट ऐसे क्यों घूर रहा है मुझे? इसका चेहरा मेरा दिमाग खराब कर रहा है। घंटी बज जाती है। सीयू का ओपोनेंट गुस्से में सीयू पर हमला कर देता है। वो अपने मन में कहता है साले का पछवाड़ा, इतना बजाऊंगा कभी भूल नहीं पाएगा। वो जैसे ही हमला करता है सीयू पीछे जाकर अपनी लात से उसके अपोनेंट पर लात मार देता है। उसका ओपोनेंट अपने मन में कहने लगा अच्छा तो इस बंदे के पास मूव्स भी हैं, क्या ये किक बॉक्सिंग करता है या फिर ताइक्वांडो? ओहो देखो कैसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि मेरे मुंह पर मारेगा। ओहो एक तो किक का भी बहाना बना रहा है कि किक मारेगा। मैं बस इसकी लो किक को पकड़ लूंगा और काउंटर क्या एक काफ किक। काफ किक एक टेक्निक है जो एम करती है ओपोनेंट के काफ पर, जिसके मिलते हैं लो अटैक पॉइंट लो किक्स में, और इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने ओपोनेंट के काफ को शो करने का ताकि ओपोनेंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की जा सके। सीयू लगातार अपने ओपोनेंट के काफ पर मारे जा रहा था। वो इतना मारता है कि उसका बैलेंस भी अब बिगड़ने लगा। उसका ओपोनेंट अपने मन में कहने लगा ये साला इसका शिटी वे ऑफ प्लेइंग। अच्छा तो ये किक्स का इस्तेमाल करने वाला है मुझे टेक डाउन करने के लिए क्योंकि मैं बॉक्सिंग बेस्ड प्लेयर हूँ। बुलशिट, तेरी टांग को मैं छोड़ूंगा नहीं। सीयू अपने मन में कहने लगा मैंने इस गंजे को 2-3 बार लात क्या मारी, इसकी नजर तो मेरे लात पर ही आ गई। क्या यह मुझे लात मारने से रोकने के लिए जमीन पर गिरवाने वाला है? अगर ऐसी बात है वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। और वो टकला बहुत ज्यादा शौक हो गया जब सीयू का पैर उसके मुंह के पास आ गया। सीयू अपने मन में कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे आधे सेकंड फास्ट जाना होगा। सीयू ने इतनी जोर से घुमाकर उस बंदे के गर्दन पर लात क्या मारी, उसके गाल पर एक कट आ गया और वो वहीं पर नॉकडाउन हो गया जमीन पर चपटा। रेफरी कहता है स्टॉप। सीयू अपने मन में कहता है युंगसुंग पक्का ही प्लान कर रहा है सियोल को छोड़ने का, यह बहाना बनाकर कि मैं उसके कुछ काम नहीं आ सकता, इसलिए मुझे उसको आज यहीं पर दिखाना होगा कि मैं उसके काम आ सकता हूँ, उसकी मदद कर सकता हूँ। मेरा जो रोल है वो सिर्फ डेसन में लिमिटेड नहीं है। कोच आपने कहा था कि सियोल तो समुद्र है, बड़ा समुद्र, लेकिन यहाँ के तो प्रोफेशनल्स एक राउंड भी नहीं टिक पाए। क्या यही इनका लेवल है? इसके अंदर युंगसुंग को इन्वॉल्व करने की तो जरूरत भी नहीं है ना? अगले बंदे को भी मैं ही संभाल लूंगा। ली डुआक गुस्सा हो जाता उसको, साले इसकी इतनी हिम्मत। उसके स्टूडेंट्स को पकड़ने लगे। कोच कोच शांत हो जाइए शांत हो जाइए। ली डुआक कहता है ओए बच्चे साले तुम जिम में मैनर्स नहीं सीखता है क्या? डोचोल ये अपना घटिया मुंह कैसे चला रहा है? तुझे इसको कुछ कहना होगा। तुक्के से एक मैच क्या जीत लिया, बड़ी बड़ी फेंकने लग रहा है। इसका
घटिया मुंह, क्या तू इसे कुछ सबक नहीं सिखाने वाला? डोचियोल कहता है मेरा मतलब ये गलत भी नहीं है, ये तुक्का है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात सच है कि वो उसके सामने एक राउंड भी टिक नहीं पाया। आखिरकार उसको प्रिपेयर होना चाहिए था अगर वो स्पारिंग के लिए आने वाला था, जब उसे मालूम था कि उसकी स्पारिंग होने वाली है। लेकिन फिर भी क्या ऐसे ही प्रोफेशनल्स की दुनिया काम करती है? तो अब तुम क्या करना चाहते हो? मुझे लगता है कि सीवू का वार्म अप हो गया होगा। ली डुआक अपने मन में कहने लगा, साला ये अगर मैं अभी पीछे हटूंगा तो ये जंग डोचियोल इसे साला इसका लकी ब्रेक मिल जाएगा। उसे छोड़ो, उन अफवाहों का क्या होगा अगर ये बात बाहर इंडस्ट्री में फैल गई? ठीक है चलो करते हैं। अगर तेरा बच्चा यानी स्टूडेंट कहीं लंगड़ा वंगड़ा हो गया तो रोते रोते मेरे पास मत आना। शिव का ओपोनेंट बाहर आता है, वो कहता है सॉरी कोच। ली डुआक कहता है बेवकूफ चुप हो जा, जाके ट्रेन कर। वांग तुम ये कर सकते हो है ना? वो कहता है हाँ कम ऑन कोच, आपको तो मालूम है कि मैं उस स्टाइल में कितना एक्सपर्ट हूँ। ली डुआक कहता है मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। वो उसके कंधे पर भी हाथ रखकर उसे अपना सपोर्ट दिखाता है। घंटी बजती है, वो दोनों आमने सामने फाइट के लिए रिंग में आ गए। वांग जो कि शिव का ओपोनेंट है, शिव पर अपना हमला कर देता है। शिव अपने हाथों से उसके पंच को ब्लॉक करता है। बाहर लोग कहने लगे वांग सच्ची में पैसिव खेल रहा है। मुझे मालूम है ना, वैसे वो हमेशा ऐसा नहीं खेलता। वहाँ पर वही प्रोफेशनल्स लोग थे जो इस मैच को देखने के लिए आए थे। ली डुआक उनकी बातों को सुनते हुए हंस रहा था और अपने मन में कहता है देखो कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे कि इन लोगों को मालूम है वांग के हर एक मूव के बारे में, जैसे वो उसे अच्छी तरीके से जानते हैं। वांग अभी अपने ओपोनेंट को टेस्ट कर रहा है ताकि उसको अपन ओपोनेंट की रेंज के बारे में पता चले। और तभी एकदम से वांग शिवू पर हमला कर देता है, उसके बिल्कुल पास आ गया। वो डोजियोल अपने मन में कहता है जो किक है वो एकदम से बिल्कुल पास आ गई इतनी दूर से, और इसे मिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बंदा वांग बहुत ज्यादा स्किल्ड है डिस्टेंस को कंट्रोल करने में। शिवू अब तुम क्या करने वाले हो? शिवू अपने हाथों से उसके मुक्के को ब्लॉक करता है। शिवू पीछे जाली से टकरा गया। वो अपने मन में कहने लगा ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर अभी मैं हार मानूंगा और नीचे जाऊंगा तो अभी तक मैंने जितनी मेहनत करी है वो सब कुछ बेकार हो जाएगी। वांग शिव को मुक्का मारता है, लेकिन शिव साइड हटकर उसके मुक्के को डोज कर लेता है और उसका मुक्का जाकर सीधा जाली से टकरा गया। शिव अपने मन में कहने लगा मुझे याद करना होगा आखिरकार मैंने किस वजह से इतनी सारी हेलिश ट्रेनिंग को सहन करा। याद कर कैसे वो लोग तुझे हर रोज मारते, तेरा मार मार के भरता बना देते थे हर दिन सुबह शाम। वांग लगातार शिव पर अटैक कर रहा था और शिव अपने हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश। तभी वो अपने मन में कहता है इसका जो खुला और यही मेरा मौका है। जैसे ही वो उसे मुक्का मारता है वांग फटाफट वहां से अपना अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। वो नीचे झुककर वांग शिव के सीधा गाल पर मुक्का मार देता है और शिव पीछे जाली से टकरा गया। उसका पूरा शरीर कांपने लग गया। वांग अपने मन में कहने लगा बढ़िया, क्या ही बढ़िया तेज मुक्का मारा है तेरे मुंह पर, और अब तो खत्म है। शिव वो अपनी आंख अजीब तरीके से खोलता है, पता नहीं उसे क्या हुआ, और वह एकदम से वांग पर हमला करने शुरू कर देता है। वांग शिव को समझ नहीं पाया। वो अपने मन में कहने लगा ये साला लिटिल इतना जोरदार मुक्का मुंह पर खाने के बाद भी ये सीधा मुझ पर अटैक करने के लिए आ गया। मुझे ये मत कहना कि ये स्कफल के लिए जा रहा है। वांग भी अब शिव पर हमला करना चालू कर देता है। शिव अपने मन में कहता है ह्योंगसुंग कितना खुश रहा करता था, कितना बढ़िया और अच्छा लड़का था, ग्रेट गाय, लेकिन आखिरकार उसको हुआ क्या? आखिरकार ह्योंगसुंग के साथ ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ज्यादा रूथलेस और बेरहम बन जाओ, लेकिन अंदर से तुम वैसे के वैसे ही रहोगे। मैं ये समझ नहीं पा रहा आखिरकार तुम इतने सारे डेंजर को अकेले क्यों सहन करना चाहते हो? तुम्हें अकेले ही क्यों जाना है उस खतरे में? मुझे कई सारे जन्म लग जाएंगे तुम्हें समझने के लिए, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे थॉट्स, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जैसे तुमने मेरे मुसीबत टाइमों में अपना हाथ बढ़ाकर मदद करी, और अब की बार मैं तुम्हारे हाथ को छोड़कर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। किम ह्योंगसुंग वांग ने शिव को नीचे गिराकर उसको मुक्का मारना चालू कर दिया था, लेकिन शिव उसके हाथ को पकड़कर उसको लोक लगा देता है। उस वांग की सांसें धीरे धीरे करके कम होने लगी और वो स्ट्रगल करने लगा। बाद में वो हार मान लेता है और टैप कर देता है। वो कहता रुको रुको, और बाहर वो ली डुआक पूरा हैरान और शौक था। शिव खड़ा होने के बाद कहता है ह्योंगसुंग तुमने वो देखा है ना, मैं तुमसे कमजोर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 2 प्रोफेशनल प्लेयर्स के सामने फाइट करके उनको हराया है, और मैं
डेफिनेटली तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं होऊंगा तुम्हारा चेस पीस, बस मुझे तुम्हारे प्लान का हिस्सा बना लो। अगर तुम उसके लिए मना करोगे तो कोई बात नहीं, तो मैं वो करूंगा जो मेरा मन करेगा। तो किसे मालूम कि मैं वो वेरिएबल बन जाऊं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो। ह्योंगसुंग कहता है आखिरकार तुम इतनी आगे जाने के बारे में क्यों सोच रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम? शिवू कहता है और तुम्हारे बारे में क्या, आखिरकार तुम इतनी आगे क्यों जा रहे हो? अभी तुम ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि किसी की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई। ह्योंगसुंग कुछ कहता नहीं है और वहीं ली डुआक चिल्लाकर कहने लगा अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी बुलशिट बंद हुई, बस बहुत हुआ, अगले मैच के लिए तैयार हो जाओ। अभी भी एक बंदा बचा हुआ है, ये बंदा है शिन चांगमोन। और वहीं उसे देखने के बाद कोई हंसने लगा। वो ये तो देखने में बहुत ज्यादा स्केरी है, ये पागल है ना? ये कितना ज्यादा बेइज्जती वाला सीन हो गया इनके साथ। यहाँ पर कितने सारे लोग देख रहे हैं, एक प्रोफेशनल एक हाई स्कूलर से हार गया, वो भी 2 बार। अब कोच ली डुआक क्या करने वाले हैं? ये बातें सुनने के बाद ली डुआक अपने मन में कहता है साला अगर ये अभी खत्म हो गया यहाँ पर तो मेरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। लोग बस यही बातें करेंगे कि जंग डूचियोल के स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट से बेहतर हैं, मेरे से बेहतर कोच है और उसके पास बेहतर प्लेयर भी है। ली डुआक कहता है चांगहुन बस एक मैच। चांगहुन कहता है क्या? लेकिन अभी तक तो मेरा डेब्यूट मैच भी नहीं आया। ये शिन चांगहुन है और ये ली डुआक का एक सीक्रेट वेपन है। जितने भी ली डुआक के पास स्टूडेंट्स आए थे, जितने भी उसने अभी तक कोच करा, जितने बच्चों को, उनमें से सबसे ज्यादा टैलेंटेड उसे चांगहुन ही लगा। और ली डुआक सोच रहा था कि चांगहुन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत बढ़िया डिबेट करवा के उसे मार्शल आर्ट फाइटिंग स्टार बना दे। ली डुआक कहता है ये बस एक छोटा सा स्पारिंग मैच ही है और तुम्हें ऑडियंस की अटेंशन मिल सकती है और तुम मेरी रेपुटेशन को बचाओगे, है ना? चांगहुन कहता है क्या ही कोच, अब मेरा आपके ऊपर एक उधार है। ली डुआक कहता है तुमने कहा था कि तुम देखना चाहते हो अपने दोनों स्टूडेंट्स कितने ज्यादा कैपेबल हैं, तो अपने दूसरे स्टूडेंट को भेजो चांगहुन के साथ फाइट करने के लिए। डूचियोल कहता है अब तुम क्या करना चाहते हो वो तुम्हारी ही चॉइस है। ह्योंगसुंग अपने मन में कहता है मेरी प्रीवियस लाइफ में 2 लोग थे जिनका मार्शल आर्ट नेशनल में एक बहुत ही बढ़िया फ्यूचर था। उनमें से एक था किम मियोल और दूसरा बंदा था शिन चांगहुन। और उन दोनों में से शिन चांगहुन उसका एक फ्लैशी डेबेट स्टाइल था, उसे एक निकनेम भी मिला डायनामाइट, एक सिंबल एक्सप्लोसिव स्कफल का। और उसने आंधी की तरह पूरे के पूरे नेशन पर अपना दबदबा फैला दिया। अपने डिबेट के 2 सालों के बाद ही उसे यूएफएल वालों ने बुला लिया। ह्योंगसुंग कहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। किम ह्योंगसुंग अपने मन में कहता है अभी शिन चांगहुन उस लेवल पर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो टैलेंटेड है। ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप प्रूव करने की, द परफेक्ट चांस। शिवू हम बाद में बात करते हैं। और वहीं अंदर उनकी फाइट शुरू हो गई। किम ह्योंगसुंग ने चांगहुन पर हमला कर दिया बहुत ज्यादा तेजी से और चांगहुन अपने मन में कहता है ये अपने ही पैरों पर चलकर अपनी मौत के पास आ रहा है, ये तो मेरे लिए ही अच्छा है अगर मैं इसे जल्दी से खत्म कर दूंगा। चांगहुन किम ह्योंगसुंग को मुक्का मारता है लेकिन वो साइड हटकर उसको डोज कर लेता है। डोज करने के बाद किम ह्योंगसुंग अपना मुक्का उसके पेट में घुसा देता है। चांगहुन को दर्द हुआ और वो पीछे हट जाता है, कहता साले तू, और वो पलट कर ह्योंगसुंग पर हमला कर देता है। ह्योंगसुंग अपने हाथों से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने के बाद तुरंत हमला कर देता है जिसे चांगहुन नीचे झुककर डोज कर लेता है। चांगहुन अपने मन में कहता है साला इसकी कितनी हिम्मत, मेरे साथ हेड ऑन हेड फाइट कर रहा है। वहीं बाहर डोचियोल अपने मन में कहता है ये तो ह्योंगसुंग का स्टाइल नहीं है जो मैं जानता हूँ। किम ह्योंगसुंग थक चुका था, वो अपने मन में कहने लगा यहाँ पर कैलकुलेटिव होना पॉइंटलेस है और मुझे इसके बारे में पूरा यकीन नहीं कि आखिरकार ये कब तक काम कर सकता है। सियोल एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है, मेरे दुश्मनों का अड्डा। मुझे डेफिनेटली कई सारे पावर हाउसेस के साथ कई अलग अलग सिचुएशन में फाइट करनी होगी और ऐसा करने के लिए अपने इंस्टिंक्ट्स को सबमिट कर दो क्योंकि मैं सियोल में हमेशा ही परफेक्ट नहीं होने वाला। किम ह्योंगसुंग लगातार चांगहुन पर घूसे पे घूसे मारने लगा। चांगहुन अपने मन में सोचने लगा आखिरकार इसको एकदम से क्या हो गया। एक मुक्का चांगहुन को लग जाता है। ह्योंगसुंग अपने मन में कहता है मैं इसे कॉर्नर में धक्का देकर भेज रहा हूँ। चांगहुन कॉर्नर में आ गया, वो अपने मन में गाली देने लगा और कहने लगा मैं तो कॉर्नर में आ गया। डोचियोल अपने मन में कहता है इनेट फिजिक, सिचुएशन को एसेस करने की एबिलिटी, टैलेंट, एस्पिरेशन और एक मार्शल आर्ट प्लेयर होने के नाते किम ह्योंगसुंग परफेक्ट है, उससे आगे कोई नहीं निकल सकता। लेकिन उसके बारे में कुछ ज्यादा ही स्केरी बात ये है कि उसे अपने बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो अपनी सेफ्टी के बारे में कुछ भी सोचता ही नहीं है और चाहे जो हो जाए बस अपने ओपोनेंट को डिफीट करने के बारे में ही लगा रहता है। किम ह्योंगसुंग इतना पावरफुल मुक्का खाने के बाद वो चांगहुन नीचे गिर गया। पीछे से कोई कहता है शिन चांगहुन नॉकआउट हो गया, ये बंदा तो क्रेजी है। तभी किम ह्योंगसुंग कहता है कोच मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कितना ज्यादा अनरीजनेबल फेवर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे पता है ये इतना भी आसान नहीं है, लेकिन थैंक्स टू यू मैं अपने डिजायर्ड लेवल पर पहुंच चुका हूँ। मैं सीरियसली ग्रेटफुल हूँ कि आपने अपने वादे को
निभाया। किम ह्योंग सुंग डोचिल को बोट डाउन करता है। डोचिल कहता है मैं बस तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता था, अपना ख्याल रखना किम ह्योंग सुंग। और ये बात कि जंग डोचिल के स्टूडेंट्स ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया ली डुओक के स्टूडेंट एक बैटल के अंदर, इस बात ने पूरे के पूरे नेशनल मार्शल आर्ट को हिला डाला। और जिसने किम ह्योंग सुंग की फेयरवेल वाली बातों को सुना, वो लोग सोचने लगे शायद वो इसकी डिबेट प्रिपरेशन है, और वो लोग एक राइजिंग गॉड को आते हुए देखने के लिए बहुत ज्यादा उतावले थे। और जंग डोचियोल के इतने बेहतरीन स्टूडेंट्स को देखने के बाद उसे कई सारे मैसेज आने लगे। कोई कहता है डोचियोल आखिरकार तुमको वो बच्चे कहाँ पर मिले, डोचियोल इसके बारे में क्या ख्याल है कि तुम उन फाइटर्स को मेरे केयर के अंडर भेज दो, मैं उन्हें ट्रेन करूंगा। मुझे मालूम है कि तुम्हारी इमेज जो है वो चलो तुम्हारे स्टूडेंट्स को एक साथ डिबेट करते हैं, जब हमें रिजल्ट मिलेगा तो हम आगे जाएंगे एक टाइटल मैच के साथ, सीधा ही, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। वो लोग ऐसे मैसेज कर रहे थे कि वो लोग भूल गए कि आखिरकार वो लोग कैसे जंग डोचियोल को इग्नोर किया करते। वो बेशर्म होकर जंग डोचियोल को दोबारा से मैसेज करने लगे, उसके कांटेक्ट में आने लगे, लेकिन जंग डोचियोल के लिए वो सब कुछ तो बेकार था। डोचियोल अपने जिम के अंदर टल्ली पड़ा था। वो सोच रहा था कि मुझे लगा कि मैं रिफ्रेश फील करूंगा जब किम ह्योंग सुंग और सिवू चले जाएंगे, एक बार उनका काम पूरा हो जाएगा जो हमारी डील थी। लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने अपनी व्हील को लॉस कर दिया। कहाँ गया मेरी व्हील? पहले तो मैं सब कुछ पैसे के लिए कर रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं वो था जो पैसे के लिए और लोगों को सिखाया करता था, वो सच्ची में इस टीचिंग वाले रास्ते को पसंद करने लग गया है। एक पॉइंट पर मैं अपने आप को ली डुओक से नीचा समझने लग गया था, लेकिन जैसे ही मैंने उन दोनों को ट्रेन करा, वो सारे के सारे थॉट्स एकदम से गायब हो गए, जैसे कि पहले कभी थे ही नहीं। ये इतने सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं किसी का भी हाथ पकड़कर पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे वो स्टूडेंट मिलेगा जो मुझे सेटिस्फाई कर सके? तभी उसे एक फोन आता है, वो फोन को उठाता नहीं, तभी वहाँ पर कोई और आ जाता है। वो कहता है क्या आप कोच जंग डोचियोल है? आप ही कोच है ना? वो स्पारिंग मैच उसने मेरे दिल पर कुछ गहरा असर छोड़ दिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि और लोग क्या कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए ट्रेन करने के लिए, मैं एक चैंपियन बनना चाहता हूँ। डोचियोल को उसके अंदर किम ह्योंग सुंग दिखने लगा। डोचियोल अपने मन में कहता है आखिरकार इससे मुझे उसकी क्यों याद आ रही है। डोचियोल कहता है तुम्हारा नाम क्या है? वो बंदा हंसते हुए कहता है मेरा नाम किम म्योल है कोच। कुछ दिनों के बाद किम ह्योंग सुंग कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ सियोल नहीं ले जा सकता। कम ऑन, तुम्हें तो मालूम ही आखिरकार कितनी डेंजरस चीजें मैं करने वाला हूँ। सियू कहता है तो आखिरकार तुमने मेरे साथ ये हेल वाली ट्रेनिंग क्यों करी इतने सारे टाइम से? ह्योंग सुंग कहता है मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं तुम्हें अपने साथ सियोल नहीं ले जा रहा, लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं कहा है कि तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम सियोल आ जाना, क्योंकि वो तभी आने वाला है जब मुझे सच्ची में तुम्हारी जरूरत होगी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारी सिंसियरिटी जो भी तुम मुझे दिखा रहे हो, और इसलिए तब तक मैं डेसन को तुम्हारे हाथों में छोड़कर जा रहा हूँ। अगले दिन सियू कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। वो बंदा कहता है सियू कहता है तुम्हें क्या लगता है कि किम ह्योंग सुंग के जाने के बाद किसे टेक ओवर करना चाहिए? वो कहता है इतने एकदम से क्यों पूछ रहे हो? सियू कहता है मुझे बस एक जवाब दे। वो कहता है ऑफ कोर्स वो मैं ही होगा, तुम पक्का ही उसके एक दोस्त हो, लेकिन तुमने कुछ उखाड़ा नहीं है। उखाड़ा है क्या? सियू कहता है अच्छा ऐसी बात है, तब तो ये प्रॉब्लम है। ये तो ऑब्वियस बात है, जब किम ह्योंग सुंग जाएगा तुम भी ग्रेजुएट हो जाओगे और वो सीट दोबारा से खाली हो जाएगी, और तब अगर मैं उस जगह को लेने की कोशिश करूंगा तो वो बुलीज सोचेंगे कि मैं तुम्हारे नीचे था और वो मेरी बात को नहीं मानेंगे, इसलिए मेरे साथ फाइट कर। वो खड़ा हो जाता और कहता है यू बास्टर्ड, क्या तुझे मालूम है पावर का वो मीठा टेस्ट कितना बढ़िया होता है? ये अभी भी तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी है कि तुम हायरकी को बदलना चाहते हो। सियू कहता है आखिरकार तुमने मेरे बारे में क्या ही सोच रखा है? ह्योंग सुंग के साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, और एकदम से सियू उसको लात मार देता है और वो बंदा अपना मुक्का मारने लगा। उनकी फाइट वहीं पर शुरू हो गई। वहीं बाहर कोई कहता है साले तूने सुना? मैंने सुना सियू ने उस सीनियर के साथ फाइट ले ली, वही सोंग हो, और उसको बुरी तरह क्रश कर डाला। दूसरा कहता वो सियू इतना अच्छा है? वो कहता इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि वो हर एक बुली के पास जा रहा है जो भी उसकी बात मानने से मना कर रहा है, और उन सभी को बुरी तरीके से मार रहा है। सियू एक बंदे को हरा डालता है, जिसके बाद वो कहता है अगला। सियू सियोंगो को हराने के बाद हायरार्की के ऑर्डर को दोबारा से सॉर्ट करने लगा। पहले तो सियू के पास 3rd ईयर के स्टूडेंट्स आए, बाद में 2nd ईयर के, और फिर 1st ईयर। जो ठीक ठाक फाइटर्स थे उन लोगों ने सियू को चैलेंज भी करा, लेकिन अंत में हर कोई उससे हार गया। वही एक बंदा कहता है पार्क जिनवू तुम आखिरकार कुछ कर क्यों नहीं रहे? पार्क जिनवू कहता है क्या सच्ची में मुझे टॉप डॉग रहने की जरूरत है? अगर कोई टॉपर है तो उसके बाद कोई 2nd होगा, और मैं 2nd रहने में खुश हूँ। वो बंदा कहता है लेकिन टॉप डॉग तो किम ह्योंग सुंग है। पार्क जिनवू कहता है वेल 3rd भी इतना बुरा नहीं है। वो हायरार्की सेट हो गई। सिवू चोनिल हाई स्कूल का टॉप डॉग बन गया। टाइम बीतता गया और फाइनल एग्जाम आ गए। वो साल भी खत्म हो गया। बच्चे कहने लगे खत्म हो गया, क्या बात
बात है, विंटर वेकेशन आ गए, आजादी। किम ह्योंग सुंग अपने मन में कहता है, परफेक्ट स्कोर, हर एक सब्जेक्ट में 100, अब की बार भी। इसीलिए तो मैंने सब कुछ सेट करा था, मेरे ग्रेड्स, मेरी एग्जिस्टेंस गैंगनैम में, एक जगह जहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड को हल्के में नहीं लिया जाता। और वो दोनों चीजें ही एक तूफान की तरह सबको हिला के रख देगी। और मुझे पक्का यकीन है कि गोल्डन सर्कल अब चुप नहीं बैठने वाला है। और अगर वो किसी को हायर करके मुझे मेरे पास भेजेगा, तब उसके सामने कोई आता और कहता है, किम ह्योंग सुंग मुझे कुछ कहना है। ह्योंग सुंग उसे चुपचाप देखने लगा। वो बंदा कहता है, मुझे मालूम है कि मैं कितना ज्यादा शेमलेस हूँ कि मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया तुम्हारी मदद पाने के बाद भी। अगर तुम अभी मुझे गाली भी दोगे तो मैं समझ सकता हूँ और मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं कहना। उसके बाद हर किसी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मुझे इनाम देकर कि मैं एक सेल्फिश गाय हूँ। ऐसा लगता था जैसे कि मैं इनविजिबल हूँ, कोई मुझे देख नहीं सकता। और मैं स्कूल में बस पढ़ता और पढ़ते रहता। लेकिन तुम्हें मालूम है ये करना मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर सच कहूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा कि उस टाइम मैं कितना ज्यादा खुश था। मैं बहुत ज्यादा खुश था कि वो पार्क मिंचुअल और उसकी गैंग अब मुझे और तंग नहीं कर सकते। मुझे एक्चुअली में ये फील करने का मौका मिला आखिरकार एक नॉर्मल लाइफ कैसी होती है बिना दोस्तों के रहना। कुछ टाइम के लिए इतना भी मुश्किल नहीं था मार खाने से ज्यादा। और अब मेरे पास दोस्त हैं जो मुझे समझते हैं। वो सारे के सारे पास्ट में मेरे ही तरह सेम सिचुएशंस में थे। लेकिन कभी कभार मैं सोचने लगता हूँ कि अगर एक बार वो टाइम वापस चला गया, जब बोर्ड का टाइम खुल रहा था, तो मैं एक अलग चॉइस लेता। लेकिन मैं फिर भी प्रोबेबली वैसा नहीं कर पाता, क्योंकि अब हो या पहले मैं एक डरपोक हूँ हमेशा की तरह। आफ्टर ऑल मैं बिजी था भागने में, क्योंकि तुम्हारे कुछ वर्ड्स ने मुझे अंदर से खाना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं अब अपने आप को रोक नहीं सकता। ये सुनने के बाद कि तुम अपने आप को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने वाले हो, मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूला। नहीं, मैं उस दिन को कभी भी भूल नहीं सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें ये मालूम हो कि हम सभी ट्रूली थैंकफुल है तुम्हारे लिए, क्योंकि थैंक्स टू यू हम जिंदा रह सके। उस बंदे ने एक नई शुरुआत कर दी, जिसकी वजह से जो बच्चे पहले किम ह्योंग सुंग के पास जाने से अपने आप को हिचकिचा रहे थे, उसके आने के बाद कई सारे बच्चे किम ह्योंग सुंग के पास आने लगे। एक कहने लगा, सीरियसली थैंक यू जो भी तुमने करा है, मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा। किम ह्योंग सुंग अपने मन में कहने लगा, मैंने उन बुलीज को इसलिए नहीं हटाया कि मैं बाकियों का भला कर सकूं, वो तो इसलिए क्योंकि मुझे वो बास्टर्ड्स डिस्गस्टिंग लगते हैं। वही एक कहता है, तुम्हारी वजह से मैं ग्रेजुएट हो पाया, थैंक्स टू यू। मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगा नए स्कूल में जाने के बाद तुम्हारे, ऑल द बेस्ट। किम ह्योंग सुंग अपने मन में कहता है, मेरी तरफ देखकर हंसना बंद करो, मेरी तारीफ मत करो, मैं ये डिजर्व नहीं करता। मेरे सेल्फिशनेस को गुडविल मत समझो। मुझे इन बातों को एक कान से लेकर दूसरे कान से निकाल देना है। अगर मेरे इमोशंस गायब हो गए तो मैं भूल जाऊंगा आखिरकार मेरा एक्चुअल गोल क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्कूल में नहीं खत्म होने वाला। बाहर कोई कहता है, क्या तुम चोनिल हाई स्कूल के किम ह्योंग सुंग हो? तुम वही हो गए ना? किम ह्योंग सुंग अपने मन कहने लगा, अब तो स्कूल के बाहर भी। वो कहता है, मैं सच्ची में तुमको थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं होता। किम ह्योंग सुंग कहता है, इसका मेरे साथ क्या लेने देना? मैंने उन अनोइंग बास्टर्ड्स को इसलिए क्रश करा ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मैं उनसे स्ट्रोंगर हूँ, इसलिए तुम्हारे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। वो कहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुमने ये क्यों करा, क्योंकि सच बात तो ये है कि मैं उस नर्क वाली दुनिया से इसलिए निकल पाया क्योंकि तुम थे। जितना तुम्हें लगता है उससे कई गुना ज्यादा बच्चे हैं जो मेरे ही तरह डेसन में हैं। और जब से तुमने डेसन को टेक ओवर करा है, वो सोशल मीडिया पेज बन गया है बुलेटिन बोर्ड, जहाँ पर हम एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, कहीं उन्हें कोई बुली तो नहीं कर रहा। एक दूसरे की फिक्र करते हैं, हम डिस्कस करते हैं आखिरकार बुलीज के साथ कैसे डील किया जाए। और तो और हम उन बुलीज पर भी ध्यान देते हैं जिनको तुमने टेक डाउन करा है। किम ह्योंग सुंग उसे पढ़ने लगा। एक मैसेज था, क्या कोई है जो मेरे साथ चोनिल हाई स्कूल चलेगा? मैं सच्ची में किम ह्योंग सुंग को थैंक यू करना चाहता हूँ जितना भी उसने करा है हमारे लिए। वो बंदा कहता है, सभी किड्स और उस पेज के मेंबर्स स्कूल जाने के नाम से ही वो अंदर से डरने लग जाते थे, हर दिन एक नर्क वाली जिंदगी जीना स्कूल जाने के लिए। लेकिन तुम्हारी वजह से एकदम से उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। मैं ये उस पेज के हर एक मेंबर की तरफ से कहता हूँ, थैंक यू सो मच किम ह्योंग सुंग। किम ह्योंग सुंग वहां से जाने लगा। वो अपने मन में कहने लगा, और बच्चे आए जा रहे हैं जो मेरी तरफ देखकर हंसने लगे, मेरी तरफ देखकर स्माइल करते हैं। और वो धुंधली यादें उन लोगों की डर के मारे जो मुझे देख रहे थे मेरे दिमाग में आने लग रहे हैं। मैंने फिगर आउट करा था कि नफरत को लेकर आएगी, इसलिए मुझे और एविल होना होगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये ट्विस्टेड जस्टिस हो। मुझे लगा था कि मैं अपने पैरों को कुछ ज्यादा ही घटिया चीजों में डुबा रहा हूँ, लेकिन जितना ही ट्रैश को मैं साफ करता उतने ही लोग खुश हो जाते। क्या ये सच्ची में ट्रूली एविल है? नहीं, ये तो जजमेंट है, जजमेंट ऑफ ब्लड, जिसके अंदर कोई भी जाना नहीं चाहता, कोई भी करना नहीं चाहता, लेकिन किसी को तो ये करना है। और मैं खुशी खुशी वो करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि शायद वही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं वापस पास्ट में आया। और आज आखिरी दिन है। किम ह्योंग सुंग और चोनिल हाई स्कूल का रिश्ता आज के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। किम ह्योंग सुंग ने प्रिंसिपल के साथ बात कर ली ट्रांसफर के लिए, और वो उस टीचर को भी आखिरी फेयरवेल कर लेता है। लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं था जरा सा भी कि अगर एक बार किम ह्योंग सुंग
की नजर किसी पे पड़ जाए उनकी जिंदगी कंफर्ट वाली कभी भी नहीं रहती। किम ह्यूंग सुंग अपने मन में कहता है मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है उनको ऐसे ही छोड़ने का। मैं उनको माफ नहीं कर सकता क्योंकि उन लोगों ने मेरी थोड़ी सी मदद क्या करी है। इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग किसी और स्कमबैग की मदद करेंगे जब मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा। तुम्हें सूखे पत्तों को काट कर फेंकना पड़ेगा। तभी को कहता है किम ह्यूंग सुंग क्या तुम्हारे पास कोई टाइम है? ह्यूंग सुंग कहता है मुझे लगता है कि हम इतने क्लोज हैं कि हम प्राइवेट कन्वर्सेशन कर सके। वो कहती है ये मेरे लिए नहीं है, मेरे डैड ने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वहीं उसका डैड कहता है लगता है जैसा कि सियोना ने तुम्हारे बारे में कहा था, तुम्हारे लुक्स के बारे में। बैठो बैठो, तुमने खाना खाया? ह्यूंग सुंग कहता अभी तक नहीं। वो कहता है तुम्हें भूख लग रही होगी, चलो खाते खाते बात करते हैं। ह्यूंग सुंग कहता है थैंक यू, मैं हूँ सियोना का क्लासमेट, तो आप मेरे साथ खुलकर बात कर सकते हैं जैसे कि आप सियोना के साथ करते हैं। सियोना का डैड कहता है अच्छा थैंक यू फॉर कंसिडरेशन। ये सियोना का डैड चोई सियोंग पिल है और ये पहले हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल रह चुका है। ह्यूंग सुंग अपने मन में कहता है उसने अपने बेटे को खो दिया और वो अभी चेयरमैन है एंटी स्कूल वायलेंस कमेटी का, और मुझे अभी तक इनके बारे में बस इतना ही मालूम है। लेकिन मुझे मालूम है कि चोई सियोना उन ट्रैशी बुलिस को पनिश करना चाहती है, तो मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पर आकर मेरा ही कुछ फायदा होने वाला है। सियोना का डैड कहता है मैं तुम्हारे साथ इसलिए मिल रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे इंप्रेसिव चीजों के बारे में सुना है जो भी तुमने करा है। मैंने अपना पूरा कोशिश करा स्कूल वायलेंस को एलिमिनेट करने की, लेकिन इतना आसान नहीं था। लेकिन जब मैंने सुना एक हाई स्कूलर तुम्हारे जैसा अकेले ही स्कूल वायलेंस को कंट्रोल में लाया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया, मैं अपने आप की क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया क्योंकि मुझे मालूम है आखिरकार ये कितना ज्यादा कठिन काम है। मैं अपनी हैप्पीनेस को रोक नहीं पाया जब मैंने सुना कि डेसन में बुलिंग काफी हद तक गिर चुकी है। लेकिन मेरे पास ये सोच भी थी उस सेम टाइम पर कि अगर मेरे बेटे के पास तुम्हारे जैसा एक दोस्त होता, अगर किसी ने अपनी आवाज उठाई होती उन गलत चीजों के बारे में जो हो रही थी, तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। ये सब कुछ बेकार बातें हैं। अगर मैंने अपना काम सही से करा होता एक फादर वाला, मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। मैं तो ये रियलाइज भी नहीं कर पाया उन हिंट्स का मतलब जो मेरे बेटे ने मुझे दिए। तुम्हें तो मालूम होगा आखिरकार वो लोग क्या कहते हैं। वो बच्चे जो डबल इनकम हाउस होल्ड में पैदा होते हैं उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता है यह बता पाना कि आखिरकार वो कैसे फील कर रहे होते हैं। और मुझे नहीं मालूम था कि मेरा खुद का बेटा उसका जीता जाता एग्जाम्पल होगा। वो दिन जब मेरे बेटे के ग्रेड्स बहुत ज्यादा गिर गए थे एकदम से, देर रात तक मैं उसे डांटता रहा बिना ये पूछे आखिरकार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या वजह है इतने घटिया मार्क्स लाने के। लेकिन तब मेरे बेटे ने मुझसे बात करी कि वो मैं अपने आप को किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर लूं। एकदम से मुझे लगा कि वो मुसीबतों से भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने उसके ऊपर और प्रेशर डाला। जो भी पहले हुआ वो आज भी मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रहा है। आखिर में मैं अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं जो कर रहा था वो हैप्पीनेस को नीचे दबाकर किसी और चीज को अहमियत दे रहा था। और इसलिए मैं डेसन में आ गया ताकि मैं कम से कम एक अच्छा काम कर सकूं सियोना को बड़ा करके और स्कूल वायलेंस को हटा दूं। और आखिरी में मेरा मेथड काम नहीं करा, बल्कि वो तुम्हारा था, वो क्लब जो एविल को पनिश करता है, और वो तुम हो जो उस क्लब को पकड़े रखे हो। तुम सियोल में जा रहे हो, इसका मतलब यही है कि तुम अपने काम को डेसन से और जगह फैलाने लग रहे हो। और इसलिए कुछ बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सियोल में क्या करो, मैं हमेशा तुम्हारे साइड में ही रहूंगा जब तक वो एनजीओ जिसे मैं लीड करता हूँ एग्जिस्ट करता है। और किसी के लिए भी ये आसान नहीं होने वाला है कि वो तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो जाए। तो प्लीज ये बात अपने दिमाग में रखना कि तुम्हारे पीछे मैं और मेरे जैसे कई और लोग भी हैं। किम ह्यूंग सुंग हाथ मिलाते हुए कहता है चाहे जो हो जाए मैं आज के दिन को कभी भी नहीं भूलने वाला। थैंक यू सर। वहीं बाहर सियोना कहती है मैंने ये रियलाइज करा हमारी जो पहले बात हुई थी, मैंने सोच लिया था कि मैं उन रास्कल्स को खत्म कर दूंगी जिन्होंने मेरे भाई को मारा, लेकिन एक्चुअली मैंने कुछ नहीं करा। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती थी। ह्यूंग सुंग कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सियोना कहती है मुझे मालूम है वो स्कम्स गलती तो उनकी है, लेकिन ह्यूंग सुंग तुम्हारी वजह से अब मेरे पास एक नया सपना है। पावर गेन करने के बाद तुमने बहुत कुछ करा, लेकिन तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तुम्हें किसी प्रॉब्लम का सामना भी नहीं करना पड़ा। और अब मैंने अपनी खुद की आंखों से ये देख लिया है, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हालांकि ये पावर एक दलदल है, एक बार हाथ डाला तो वापस नहीं आएगा, लेकिन यही एग्जैक्टली रीजन है जिसकी वजह से मैं अपने हाथों पर वो पावर को चाहती हूँ। चाहे जो हो जाए मैं एक प्रोसिक्यूटर बनूंगी ताकि मैं उस पावर को अपने हाथों में पकड़ कर रख सकूं और जैसे मैं चाहूं वैसे जीऊं। मेरे लिए एक फेवर करना, हारना मत, मेरी होप बनना, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी तो मैं ये मेक श्योर करूंगी कि बिना हारे मैं उस मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। ह्यूंग सुंग कहता है मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगा जेन्युइनली। जब विंटर वेकेशन शुरू हुई, किम ह्यूंग सुंग ने अपनी फैमिली वालों के साथ टाइम बिताना और ज्यादा शुरू कर दिया। वो उनके साथ बहुत बढ़िया खाना खाता, उनके साथ घूमने जाता, अच्छे अच्छे सीनरी देखता, और यहाँ तक कि वो पहली बार एक अम्यूजमेंट पार्क भी गए एक साथ। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसकी ग्रैंडमदर एक छोटी बच्ची की तरह खुश हो रही थी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता
कि वो कहाँ जाए, उनका घर ही बेस्ट था। युंगसुंग की दादी कहती है कि तजदा रिफ्रेशिंग है, आखिरकार तुम्हारे हाथ इतने सॉफ्ट कैसे होने लगे, बस तुम्हें अब एक प्रीटी लड़की की जरूरत है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करके तुम्हें अलविदा करना चाहती हूँ। युंगसुंग कहता है क्या मतलब शादी, मैं अभी भी 19 साल का ही हूँ। वो छोड़ो, क्या आप अपने बालों पर डाई लगवाना चाहती है, मैं लगा दूंगा। युंगसुंग की दादी कहती है ये तो नेचुरली एज की ब्लेसिंग है, तुम्हें तो मालूम है, आखिरकार इनको छुपाने का क्या फायदा, उन पैसों का इस्तेमाल करके अपने लिए चिकन या कुछ और खरीद लेना। युंगसुंग कहता कम ऑन ग्रैंडमा, यही तो दिन है जीने के। उसकी दादी कहती है तू ब्रैड, तू जो दिमाग में आ जा रहा है वो भाई बके जा रहा है। और वही थी उनकी हैप्पी और चेरिशेबल मोमेंट्स। एक्चुअली जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था पास्ट में आने के बाद, ये नहीं लगती थी कि वो अपना बदला ले सकता है, वो ये थी कि उसका फैमिली का पेन गायब हो गया और सिर्फ वही चीज ही उसे बहुत ज्यादा खुश कर रही थी। और अब सच्ची में वक्त आ चुका था जाने का। और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो गया और